एपिसोड 315 से 325 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। भाई लोग, घेर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नहीं डाल पा रहा था वीडियो, अब डेली आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तन्वी की जलन, बच्चों का मोक्ष को मिस करना और किसी की प्राइवेट मोमेंट को खराब नहीं करना चाहिए, पर लगता है तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है। उसकी बात सुन मार सामने खड़ी लड़की जो तन्वी देशमुख थी। ये लड़की देशमुख फैमिली की बेटी थी। ये राजवंश कॉर्पोरेशन में कुछ प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। तन्वी की आंखों में कुछ पल के लिए गुस्सा उभार आया, पर उसने आसानी से उसे दबा लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, दक्ष, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें इस रूम में आते हुए देखा था, इसलिए मैं बस तुमसे यहां मिलने के लिए थी। अब आगे। उसकी बात सुनकर दक्ष ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, क्या मैंने तुम्हें कहा था मुझसे मिलने के लिए आने के लिए? अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने मेरी जान को देखा होगा, तो क्या तुम्हें बस दूसरों की प्राइवेसी में दखल देना ही आता है? उसकी बात सुनकर तन्वी का चेहरा काला पड़ गया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दक्ष ने अभी अभी इस लड़की को क्या कहा जान? उसने मेहिका को घूर कर देखा और बोली, ये लड़की कौन है दक्ष? मैंने इसे आते हुए नोटिस नहीं किया था, सॉरी। वो बस मन ही मन यही सोच रही थी कि दक्ष एक बार कह दे कि ये उसकी कुछ नहीं है। वो कितने सालों से दक्ष के पीछे पागल थी। वो तो अपने घर वालों से जिद करके जल्द से जल्द इंडिया भी लौटकर आ गई थी। उसे दक्ष चाहिए था, क्योंकि दक्ष जैसा कोई और नहीं हो सकता था। दक्ष स्मार्ट था, हैंडसम था और राजवंश फैमिली का छोटा बेटा भी था, इसलिए वो दक्ष को पाना चाहती थी। वो उसे स्कूल टाइम से प्यार करने लगी थी, इसलिए जब भी कोई पार्टी होता था वो सिर्फ दक्ष से मिलने के लिए अपने डैड के साथ चली जाती थी। तभी दक्ष की बात से वो होश में आए। दक्ष ने मेहिका की हाथ को पकड़ रखा था और उसकी गाल पर तन्वी के सामने ही किस करते हुए बोला, ये मेरी होने वाली वाइफ है। उसकी कन्फेशन से और दक्ष की मुंह से होने वाली वाइफ सुनकर मेहिका की गाल शर्म से लाल हो गया था। उसे दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी, मतलब दक्ष ने ये मान लिया है कि वो दोनों शादी करेंगे। पहले तो वो डर रही थी कि धीरे धीरे रिलेशन में रहकर कहीं दक्ष उससे बोर ना ही जाए और उससे अलग ना हो जाए, पर अब लग रहा था वो बेकार चिंता कर रही थी। वो दक्ष से जरूर शादी करेगी। वहीं उसकी खुशी से उलट तन्वी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसकी दिलो दिमाग में मानो आग सी लग गई थी। क्यों ये लड़की दक्ष की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? वो बिल्कुल भी इस सच को मानना नहीं चाहती थी। दक्ष के लिए सिर्फ वही परफेक्ट हो सकती है, कोई और नहीं। बचपन से उसने जो भी जिद किया था, उसकी हर जिद पूरी हुई थी, और दक्ष तो उसका प्यार था। वो दक्ष का पीछा इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? ओहो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तन्वी ने अपने गुस्से को दबाते हुए मुट्ठी भींचते हुए बोली। तो दक्ष इरिटेट होकर बोला, और क्या मैं तुम्हें लिख कर दूं? जाओ यहां से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या तुम हम डिस्टर्ब कर रही हो? दक्ष हाथ से इशारा किया जैसे वो किसी मक्खी को भगा रहा हो। ये देखकर तन्वी को बहुत बुरा लगा। दक्ष उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा, खास करके मेहिका को। फिर उसे यहां से अभी के लिए चले जाना ही ठीक लगा। वो जल्दी से मुड़कर रूम से बाहर चली गई। उसकी आंखें गुस्से और जलन से आग उगल रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर आए, दक्ष ने जल्दी से आकर उसकी मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तन्वी जो उसे ही देखने के लिए मुड़ी थी, दरवाजा उसकी नाक पर लगा, जिस वजह से तन्वी की दर्द से चीख निकल गई। अच्छा हुआ कि दरवाजा जोर से नहीं लगा, वरना उसकी नाक ही फट जाती। तन्वी ने बंद रूम को देखा और गुस्से से मन ही मन बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया दक्ष। मैं तन्वी देशमुख हूँ। आज तक जो भी मुझे चाहिए मैं वो हासिल करके ही रहती हूँ, और तुम्हें भी मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं तुम्हें उस लड़की के साथ रहने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। डैड, इसमें डैड जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। तन्वी बहुत जिद्दी इंसान थी। आज तक उसे जो चाहिए वो सब कुछ मिला था। अब वो दक्ष को भी पाना चाहती थी। उसके डैड आज तक उसे जो चाहिए लाकर देते थे, तो उसके हिसाब से उसके डैड दक्ष को भी उसे लाकर दे देंगे। वहीं डोर क्लोज करके दक्ष वापस आ गया और जल्दी से मेहिका को अपने पास खींच लिया। उसका मूड खराब हो गया था, पर वो उसे और खराब नहीं करना चाहता था। मेहिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसकी गुलाबी मुलायम होंठों पर अपना होंठ रख दिया। मेहिका की आंखें बड़ी हो गई। ये किस वो पहली बार महसूस कर रही थी। दक्ष मेहिका की होंठों को सेंसुअली चूम रहा था। 10 मिनट बाद जब मोनिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसने दक्ष को दूर धक्का देना शुरू कर दिया। दक्ष ने एक स्मूच के साथ मेहिका को छोड़ दिया तो वो दक्ष के सीने पर सिर रख के गहरी गहरी सांस लेने लगी। दक्ष उसकी सिर को धीरे धीरे सहलाने लगा। दोनों का ही फास्ट किस था। दक्ष ने मेहिका को प्यार से देखा, फिर उसे गोद में लेकर बैठ गया। जान, क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स से बात करो हमारी शादी के बारे में। बाकी सबके साथ हम भी शादी कर लेने, इस बारे में क्या ख्याल है? दक्ष मेहिका की गाल पर किस करके बोला। तो मेहिका खुशी और शर्म से भर गई और बोली, पर क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? और टीचर, जब टीचर को पता चलेगा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूं तो क्या वो गुस्सा नहीं करेगी? मैं नहीं चाहती हूं कि मैं उन्हें किसी भी तरह नाराज करूं।
उसकी बात सुनकर और घबराहट देखकर दक्ष ने उसकी दोनों हाथ को एक हाथ से पकड़ लिया। क्योंकि वो हाथ मसल रही थी डर से, दक्ष उसे प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरी भाभी ऐसी इंसान है जो दो प्यार करने वालों को अलग करेगी? तुम तो भाई को पहले से ही जानती हो ना, और ऐसे भी मैं अपनी भाभी को बहुत पहले से जानता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो मैं श्योर हूँ कि सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि बाकी सब भी खुश हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेहका का डर खत्म हो गया। उसे याद आया कल कैसे उसकी टीचर ने वरुण जी और काव्या की शादी के लिए सबको राजी किया था। सच में उसकी टीचर बहुत अच्छी और प्यारी है, उसे डरने की क्या जरूरत है। दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया और बातें करते रहे। 3 दिन बाद भार्गव फैमिली की विला में सब सोफे पर सिर पकड़कर बैठे हुए थे। पुनीत जी और प्रियंका जी गुस्से से उबल रहे थे, वहीं जया जी भी परेशान होकर सोफे पर सिर पर हाथ रखे बैठी हुई थी। उन्हें लगा था राजवंश कॉर्पोरेशन से साथ एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करके वो लोग फिर से अपनी बिजनेस की लॉस को भर देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सबने उन्हें बेइज्जत करके मारकर घर से निकाल दिया। उन तीनों का फेस अभी भी सुझा हुआ था, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए उन लोगों ने एक और प्रोजेक्ट के लिए मार्केट से पैसा ले लिया। पर अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि उस जैसी कोई कंपनी ही नहीं है। किसी ने बेकार की प्रोजेक्ट को उन्हें बहुत पैसे में बेच दिया था। अगर वो उसे कंप्लीट भी करे तो भी उससे एक पैसा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला था। उनका वो कंपनी जो बस 1 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, अब फिर से देवलिया होने की कगार पर था। और इस बार राजवंश फैमिली भी उनकी मदद नहीं करेगा, ये बात वो सब अच्छी तरह से जानते थे। निहारिका, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुमने उस बेकार की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्यों खरीदा? अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा होता तो क्या बनाने वाला उसे कभी तुम्हें बेचता? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम बिना अच्छे से वेरीफाई किए पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकती हो? पुनीत जी गुस्से से चिल्लाए। वहीं निहारिका वहीं बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। उसमें सच में सब कुछ उसकी ही गलती थी, उसने कंपनी को देखा ही नहीं, उससे पहले ही पैसा दे दिया, वरना वो आज इतनी मुश्किल में नहीं फंसते। सॉरी डैड, मेरी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया। निहारिका अब कुछ नहीं कर सकती थी, अब वो सिर्फ माफी ही मांग सकती थी। मुझे लगा था तुम बहुत काबिल हो, पर तुमने अभी तक बिजनेस में कुछ भी नहीं सीखा। तुमने हमारी कंपनी को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। पुनीत जी का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा थे, इसने उनका इतना बड़ा लॉस कर दिया था। वहीं प्रियंका जी भी निहारिका पर थोड़ी गुस्सा था। फिर भी वो बोली, आपके डांटने या मारने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम इन सब से कैसे निकले। वहीं निहारिका बहुत दुखी थी, ये सब उसके वजह से हो रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। उसने आज से पहले अपने डैड को खुद पर कभी इतने गुस्से से चिल्लाते हुए नहीं देखा था। उसके डैड अंशुमान से भी ज्यादा उस पर भरोसा और उसे प्यार करते थे, पर उसने उनकी भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तभी हॉल में अंशुमन की हंसी की आवाज गूंज गई। तो क्या आपकी बेटी ने जैकपॉट मार लिया? वैसे इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है? अंशुमान क्लियरली निहारिका और बाकी सबको ताना मार रहा था। वो ये पूछना चाहता था कि कितना लॉस हुआ है। चारों उसकी तरफ देखने लगे। जया जी को अब पछतावा हो रहा था। अगर वो जिद करती और निहारिका को नहीं बल्कि अंशुमान को प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ संभालने के लिए कहती तो अच्छा होता, क्योंकि अंशुमान ने जब 2 दिन पहले प्रोजेक्ट को देखा था, उसने सबके सामने ही कहा था कि इस प्रोजेक्ट में मार्जिन और डेवलप होने की चांस 0% है। फिर भी ना तो निहारिका ने उसकी बात सुना और ना ही किसी और ने। मतलब अंशुमान बिल्कुल सच कह रहा था, वो सब बस एक जाल था और एक फेक प्रोजेक्ट जो उनके पैसे लेने के लिए इंटरेस्टेड थी। पुनीत जी और प्रियंका जी भी वही सोच रहे थे। अब उन्हें लग रहा था उन्हें अंशुमान को कंपनी संभालने के लिए देना चाहिए था। पुनीत जी इरिटेट होकर बोले, अंशुमान, अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है तो बताओ कि हम इन सब से कैसे निकले। निहारिका ऑलरेडी रिग्रेट कर रही है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि वो और कंपनी की मैटर को हैंडल करे। क्यों ना अब से तुम कंपनी की मैटर संभालने में मेरी मदद करो। उनकी बात सुनकर अंशुमान हंसते हुए बोला, अब जब आपकी प्यारी बेटी ने आपको बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है तो आपको मेरी हेल्प चाहिए, पर मैं आपकी मदद क्यों करूंगा? मैंने मोक्ष भाई को जॉब के लिए कहा है। मैं राजवंश कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाला हूं। मुझे आपकी बर्बाद हो रही बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना खुद का बिजनेस आइडिया से एक नई कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता हूं और मुझे यकीन है कि मोक्ष भाई जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर वो उन्हें हैरान छोड़कर वहां से चला गया। सब हैरान परेशान सोफे पर बैठे हुए थे। ये तो अच्छा है कि अंशुमान बिजनेस स्टार्ट करेगा और मोक्ष उसकी मदद करेगा, पर उन्हें पता था अंशुमान अगर बिजनेस भी एस्टेब्लिश करेगा वो उन्हें तो उसने कुछ नहीं देगा। पुनीत जी गुस्से से बोले, ये लड़का बहुत आगे बढ़ गया है, पर इससे आगे कोई कुछ नहीं बोला। वहीं राजवंश विला,
ईशानी अपने रूम में बच्चों को सुला रही थी। रूम में खामोशी छाई हुई थी। तभी दोनों उठकर डाडा डैडा करने लगे। मोक्ष कल से जर्मनी के लिए चला गया था और दोनों बच्चे कल से उसे बहुत ढूंढ रहे थे। रुद्र हमेशा अपने डैड से अपनी मोम के लिए झगड़ा करता था, पर वो भी अपने डैडी से बहुत प्यार करता था। जब से मोक्ष गया था, रुद्रांश मोक्ष को बहुत ढूंढ रहा था। भले ही वो ज्यादा दिखाता ना हो, पर मोक्ष को उसकी आंखें हर जगह ढूंढ रही थी। खास करके रात को जब मोक्ष का ऑफिस से आने का टाइम होता था, क्योंकि मोक्ष जब भी ऑफिस से आता था अपने दोनों बच्चों से मिलने आता था। रुद्र का शायद अपने डैड के साथ पंच मोम के प्यार के लिए लड़ना एक हैबिट बन गया था। रुद्रांश उदास होकर फिर से अपनी मोम के पास सो गया। ईशानी ने अपने दोनों बच्चों को देखा जो अपने डैडी को बहुत मिस कर रहे थे। कल से मोक्ष ने उसे कॉल नहीं किया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। ब्लैक डेथ की वापसी न्यूज, खास करके रात को जब मोक्ष का ऑफिस से आने का टाइम होता था, क्योंकि मोक्ष जब भी ऑफिस से आता था अपने दोनों बच्चों से मिलने आता था। रुद्र का शायद अपने डैड के साथ पंच मोम के प्यार के लिए लड़ना एक हैबिट बन गया था। रुद्रांश उदास होकर फिर से अपनी मोम के पास सो गया। ईशानी ने अपने दोनों बच्चों को देखा जो अपने डैडी को बहुत मिस कर रहे थे। कल से मोक्ष ने उसे कॉल नहीं किया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। अब आगे मोक्ष को उसने बहुत बार कॉल ट्राई कर लिया था, पर मोक्ष को कॉल लग ही नहीं रहा था, और वजह ही काफी थी ईशानी को परेशान करने के लिए। जब से मोक्ष और उसने शादी किया है और वो राजवंश विला में फैमिली के साथ रहने लगी है, तब से मोक्ष उसे छोड़कर ज्यादा देर तक नहीं रहता था। इसलिए ये ईशानी की एक आदत बन गई थी। मोक्ष कहीं जाए भी तो एक दिन में लौट आता था, और जब ईशानी कहीं भी किसी बिजनेस मीटिंग में जाती थी, मोक्ष भी उसके साथ ही जाता था। ईशानी पहले बहुत क्रूअल थी, वरना वो माफिया क्वीन नहीं बन पाती। पर जब से वो यहाँ रह रही थी, फैमिली की प्यार और परवाह की वजह से वो ज्यादातर माफिया वर्ल्ड की काम से दूर ही रहती थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत या कमजोर हो गई थी, पर अब मोक्ष के साथ कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से वो परेशान हो रही थी। वो मोक्ष के पास जाना चाहती थी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके हब्बी उसे याद कर रहे हैं, पर दोनों बच्चे इन्हें छोड़कर वो कैसे जाए। रुद्रांश और रुद्रांशी घरवालों के पास भी ज्यादा देर नहीं रहते थे। अगर दिन में रह जाएंगे तो भी रात को दोनों को संभालना दूसरों के लिए पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। तभी उसकी फोन में नोटिफिकेशन शो हुआ। नोटिफिकेशन का मतलब था मोक्ष का फोन ऑन हो गया है। ईशानी ने जल्दी से मोक्ष को कॉल लगा दिया। वहीं रुद्रांश वीर रुद्रांशी जल्दी से उठकर बैठ गए। तभी उधर से मोक्ष की आवाज आए, कैसी हो बीबी, क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही थी? आपने हब्बी की आवाज सुनकर ईशानी ने राहत की सांस लिया और सियाकती लहजे में बोली, हब्बी आपको पता है ना मैं आपके लिए कितनी परेशान हूँ, फिर आपने कल से फोन क्यों ऑफ कर रखा था? तभी रुद्रांश और रुद्रांश भी खुशी से फोन ले पास आकर डेडा डैडा करने लगे। अब वो थोड़ा क्लियर बोल रहे थे। उधर मोक्ष ने तीनों की आवाज सुनकर सुकून से आंखें बंद कर लिया। फिर धीरे से बोला, सॉरी बीबी, मुझे पता है तुम मेरे लिए बहुत परेशान होगी, पर मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे फोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। आपने हब्बी को माफ कर दो, मोक्ष ने माफी मांगने की अंदाज में कहा। तो ईशानी धीरे से बोली, ठीक है, पर माफी के लिए आपको जल्द से जल्द मेरे पास आना होगा मेरे हब्बी। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने धीमे से हंसा और बोला, ठीक है बीबी, मैं जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करूंगा। तभी रुद्र और रुद्रांशी भी आपने बावजूद जैसी आवाज में मोक्ष से कुछ कहने की कोशिश करने लगे, तो मोक्ष ने उनसे थोड़ी देर बात किया, फिर फोन रख दिया। अब जाकर ईशानी ने राहत की सांस ली, वरना मोक्ष की चिंता में वो परेशान हो गई। आपने डैड की आवाज सुनकर रुद्रांश और रुद्रांशी दोनों थोड़ी देर में सो गए। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में मोक्ष इस वक्त बेड पर सुकून से लेटा हुआ था। आपने बीबी और दोनों बच्चों की आवाज सुनकर उसकी दिल में सुकून उतर आया था। तभी एक अधेड़ उम्र की इंसान की आवाज आई, बेटा तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था ना बात करने को, फिर भी तुमने बात किया, कल तक इंतजार नहीं कर सकते ना? मोक्ष ने उस आदमी को देखा और बोला, मुझे लगता है मेरी बीबी से बात करके मैं ज्यादा ठीक हूँ। आपको क्या लगता है ये छोटी मोटी चोट मुझे रोक सकता है? उसकी बात सुनकर सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुमने सही कहा बेटा, प्यार होती ही ऐसी चीज है, किसी को बर्बाद कर देता है तो किसी को आबाद कर देता है। प्यार किसी के लिए कमजोरी बन जाता है तो किसी की ताकत बन जाती है, और मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी प्यार ने कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाया है। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने स्माइल किया और बोला, आप ये शायरी गाना कब बंद करेंगे? मैं आंटी नहीं हूं जो आप अपनी शायरी मुझे सुना रहे हो। उसकी बात सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें मुझसे ये अच्छी अच्छी शायरी सीखना चाहिए और अपनी बीबी को खुश करने के लिए इसे उसे सुनाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये छोटी छोटी तरकीब अपनी बीबी को मनाने में कितना काम आता है। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने सिर घुमा लिया। उसके आंखों के सामने ईशानी का चेहरा आ गया, जिस लड़की को वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसके दोनों बच्चे जो उसे 2 दिन में ही कितने मिस कर रहे थे। उसे पता था उसे अपनी बीबी और दोनों बच्चों के लिए वापस लौटना होगा।
मोक्ष के चेस्ट पर पट्टी बंधी हुई थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी दर्द का कोई भाव नहीं था, जैसे उसे दर्द ही ना होता हो। वहीं सुबह तक पूरे दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि ब्लैक डेथ जिंदा है और लौट आया है, जो पूरे ब्लैक अंडरवर्ल्ड को मिटाने के लिए आया है। ये खबर पूरी दुनिया को झंझोर कर रख चुकी थी। इस मैटर में तो सभी देश की गवर्नमेंट ने भी चुप्पी साध लिया था। उनका इरादा ब्लैक डेथ को तो रोकने का बिल्कुल भी नहीं था। पर कुछ लोकल पॉलिटिशियन थे जो ब्लैक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। उन्हें अब अपने लिए डर लगने लगा था। सबको 12 साल पहले की वो भयानक बात याद आ रही थी, जब ब्लैक डेथ ने अपने तलवार से ब्लैक अंडरवर्ल्ड की हजारों लोगों को मार दिया था, और हजारों लोगों को तो उसने जिंदा ही जला दिया था। उस वक्त पूरे दुनिया में ब्लैक डेथ नाम का खौफ सबके दिल में भर चुका था। कहा जाता था ब्लैक डेथ का तलवार ने खुद उसे चुना था, वरना वो तलवार सालों से ब्लैक अंडरवर्ल्ड में था, पर जिसने भी उसे उठाने की कोशिश किया कोई भी उसे उठा नहीं पाया। जब ब्लैक डेथ आया तब उसने सब तहस नहस कर दिया। सबको पता था कि ब्लैक अंडरवर्ल्ड और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत जया घिनौना है। 12 साल पहले उन लोगों की वजह से पता नहीं कितने मासूम लोग मारे गए थे। वो सब छोटे बच्चों को उठाकर उन पर ड्रग्स और पता नहीं कितनी सारी एक्सपेरिमेंट करते थे। वो एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो लोगों को अमर बना दे। इसलिए उन लोगों ने हर एक देश में लोग भेजकर हजारों बच्चों का किडनैप किया, और इस किडनैपिंग में उन बच्चों को बचाने के लिए उन बच्चों की माँ बाप परिवार जो भी सामने आया वो सब भी मारे गए थे। उस वक्त पूरे दुनिया में लोगों के मन में डर बैठ गया था। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उन लोगों को मारकर उन बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं लगता था। वो जिस भी ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोगों के पकड़ते थे वो सब सुसाइड कर लेते थे। अगर नहीं करते थे तो भी उन सबकी दिमाग में चिप इंस्टॉल रहता था जो ऑटोमेटिकली फट जाता था। पूरे दुनिया की गवर्नमेंट परेशान हो गई थी, पर पता नहीं कैसे पर कैसे एक इंसान आया। अफवाह था कि वो लड़का सिर्फ 18 साल का था। वो अकेले उस काले दुनिया के घुस गया जिसे ब्लैक अंडरवर्ल्ड कहा जाता था। उसने वहां रखे ब्लैक डेथ तलवार को ले लिया, जिसे अंडरवर्ल्ड में आज तक कोई नहीं छू पाया था, क्योंकि वो तलवार इतना भरी था कि कोई उसे कभी उठा ही नहीं पता था। जब वो तलवार उस लड़के ने उठाया तब से दुनिया में सब उसे ब्लैक डेथ कहने लगे। उसने एक तलवार से हजारों लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को जिंदा जला दिया। कोई नहीं था जो उसकी मुकाबला कर सके। उसने जिन बच्चों को बचाया था उनके हिसाब से वो लड़का मतलब मोक्ष सिर्फ 18 साल का था। लास्ट में उसने पूरे जगह को ब्लास्ट कर दिया। सब मानने लगे कि ब्लैक डेथ भी उस ब्लास्ट में मर गया होगा। सब उस तलवार को ढूंढने लगे पर किसी को वो तलवार नहीं मिला। फिर भी ब्लैक अंडरवर्ल्ड के साथ 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन्हें फिर से लोगों को ढूंढने में सालों लगने वाले थे जो उनके गैंग ज्वाइन करने के लिए काबिल हो। इसलिए पूरा ब्लैक अंडरवर्ल्ड तब शांत हो गया था, और अभी तक ब्लैक डेथ की तलवार भी नहीं मिली थी, इसलिए सब चुपचाप तलवार को ढूंढने में लगे थे। इस बीच गवर्नमेंट और देश की पावर भी बढ़ गई थी, इसलिए ब्लैक अंडरवर्ल्ड ने लोकल पॉलिटिशियन को अपने साथ मिला लिया, और 1 साल से ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोग धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे थे और फिर से आपने गंदा खेल खेलने के लिए तैयार थे। इस बीच उन लोगों ने सीक्रेट तरीके से कुछ बच्चों को किडनैप किया होगा, पर हर बात कोई गंद उन बच्चों को बचा लेता था। और अब जब अंडरवर्ल्ड के लोग पूरी तरह से सामने आ रहे थे तो ब्लैक डेथ भी उनका शिकार करने सामने आ रहा था। ये सबसे बड़ी न्यूज थी। राजवंश विला में सब हॉल में बैठकर इस न्यूज को देख रहे थे। ईशानी की आंखों में गंभीर भाव था। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने दोनों एक दूसरे को देखा, और कनक जी और कल्पना जी ने भी एक दूसरे को देखा। चारों को मोक्ष की ब्लैक डेथ आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से पता था, और मोक्ष ने इस रास्ते पर कदम क्यों रखा ये भी पता था। उन चारों की आंखों में आंसू आ गया। वहीं दक्ष और नव्या को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। नव्या हंसते हुए बोली, वाह ये ब्लैक डेथ कितना औसम है। इन्होंने उस गंदे ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोगों को कितनी बुरी तरह से मारा था, और अब फिर से मारने जा रहे हैं। वाह काश में ये सब अपनी आंखों से देख पाता। ये बात सुनकर नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कनक जी और कल्पना जी के मन में मोक्ष और एक आदमी का चेहरा उभर आ गया। तभी दक्ष बोला, सच में यार ये बहुत अच्छा है, इन्होंने कितने लोगों की और बच्चों की जान बचाया है। वहीं रुद्रांश और रुद्रांशी ताली बजाकर हंसने लगे उनकी बातें सुनकर। वहीं ईशानी के चेहरे पर चिंता के साथ साथ आपने हब्बी की इतनी तारीफ सुनकर उसकी होंठों पर छोटी सी स्माइल भी आ गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गया था। ईशानी मोक्ष से एक बार दिन में बात करती थी। बच्चे अब मोक्ष को और भी ज्यादा मिस कर रहे थे। वो इतने दिन कभी भी अपने डैडी को देखे बिना नहीं रहे थे। उनकी मोम भी तो 3 दिन के लिए गायब हो गई थी, और डैड भी घर नहीं आते थे। उसके बाद ईशानी 1 महीने तक नहीं उठी थी, और ये बात बच्चों को अभी तक याद था, इसलिए अब वो अपने डैड को बहुत मिस कर रहे थे। दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त एक बड़े से कसिनो में था, जहां वो अपनी चिल जैसी निगाहों से आसपास स्कैन कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही कुछ लोगों पर पड़ी तो उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा उस तरफ बढ़ गया और उन सबके सामने खड़ा हो गया।
वहीं उन लोगों को जब एहसास हुआ कि कोई उनके सामने खड़ा है, तो उन सबने अपने पत्ते नीचे रख के सामने देखा। जहां मास्क लगाए एक लड़का खड़ा था, उसकी काली गहरी आंखों में मौत जैसा सन्नाटा था। मोक्ष किसी राजा की तरह उन सबके सामने पैर पर पैर चढ़ाए बैठ गया। तो वो सब लोग गुस्से में आ गए। है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? एक आदमी गुस्से से बोला। आज तक कोई भी उनके सामने ऐसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं करता था। सब उन्हें सम्मान या डर से देखते थे, किस वजह से वो सब और भी ज्यादा घमंडी हो गए थे। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, मैं तुम सबकी मौत। ऐसे ब्लैक अंडरवर्ल्ड के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे खुले आम घूम सकते हैं? ये बहुत हैरानी की बात है। मुझे लगता है मुझे तुम सबको मारने के लिए और ज्यादा टाइम लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरानी और सतर्क भाव से उठकर खड़े हो गए। इस लड़के को कैसे पता चला कि वो ब्लैक अंडरवर्ल्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है? तुम हो कुछ, तुम्हें कैसे पता कि हम ब्लैक अंडरवर्ल्ड से हैं? एक आदमी डिफेंसिव वे में पूछा। तो मोक्ष ठंडी स्माइल करते हुए बोला, अभी तो कहा मैं तुम सबकी मौत हूं। रुको, ये ब्लैक डेथ है। इतना कहकर एक आदमी थर थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि ये ब्लैक डेथ ही होगा जो उन्हें पहचान गया है। वो सब सालों पहले ब्लैक डेथ की नरसंहार के बारे में अच्छे से जानते थे, और अभी जो हो रहा था वो भी उन सबको पता था। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सारे मेंबर डर से पीला पड़ गए और 2 कदम पीछे हट गए। ईशानी की दी रिंग, हमारी बॉस के पति। तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता कि हम ब्लैक अंडरवर्ल्ड से हैं? एक आदमी डिफेंसिव वे में पूछा। तो मोक्ष ठंडी स्माइल करते हुए बोला, अभी तो कहा मैं तुम सबकी मौत हूं। रुको, ये ब्लैक डेथ है। इतना कहकर एक आदमी थर थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि ये ब्लैक डेथ ही होगा जो उन्हें पहचान गया है। वो सब सालों पहले ब्लैक डेथ की नरसंहार के बारे में अच्छे से जानते थे, और अभी जो हो रहा था वो भी उन सबको पता था। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सारे मेंबर डर से पीला पड़ गए और 2 कदम पीछे हट गए। अब आगे उन सबको अब मोक्ष से डर लग रहा था। मोक्ष की इमेज उनकी नजर में एक राक्षस की तरह था। भले ही वो खुद अच्छे नहीं थे, पर मोक्ष ने उन सबको खुद से डरने का हर एक रीजन दिया था। मोक्ष ने जब उन सबको डरता देखा तो उसकी होंठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से उसकी वो स्माइल दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी मोक्ष की भयानक काली आंखें ही उन सबको डराने के लिए काफी था। तभी उनमें से एक आदमी, जो शायद टीम का लीडर लग रहा था, खुद की डर को काबू करते हुए बोला, तुम सब डर क्यों रहे हो? वो अकेला है, और मैंने सुना था 3 दिन पहले उसे गोली लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। मुझे नहीं लगता है कि वो हम सबको मार पाएगा। अगर इस बार हम लोगों ने इसे मार दिया तो सिर्फ हमें एक गैंग भी दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी सब, जो मोक्ष को देखकर डर से थर थर कांप रहे थे, उन सब की आंखों में लालच की चमक आ गई। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। अगर उनके हाथ में एक पूरा गैंग होगा तो सब कुछ उनके हिसाब से होगा, फिर सभी लोग उनके इशारे पर नाचेंगे, कितना अच्छा होगा। वहीं मोक्ष ने बस डेविल स्माइल दिया। तभी उसने उसकी एक हाथ पर एक खंजर चमकने लगा, जो बहुत ज्यादा चमकीला था, और दूसरे हाथ और उसने एक गन पकड़ रखा था। यहाँ बाहर बहुत लोग थे, इसलिए मोक्ष अपने तलवार को बाहर निकालकर यहाँ हंगामा नहीं करना चाहता था। बाकी सब भी मोक्ष की तरफ बढ़ गए। मोक्ष और उन सब के बीच वहां जल्दी ही फाइट होने लगा। उनमें से कोई भी मोक्ष के मुकाबले में नहीं था। अब तक कुछ ही सेकंड हुआ थे, फिर भी अंडरवर्ल्ड के 50 में से 30 लोगों को मोक्ष एनआर बेरहमी शेयर दिया था। अब तक कसिनो में बाकी सब एक तरफ खड़े हो गए थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ हर दिन झगड़ा नहीं होता था, पर कोई भी यहाँ ऐसे खून खराबा करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि ये कसिनो जर्मनी की सबसे बड़े बिजनेसमैन के अंडर आता था। चाहे अंडरवर्ल्ड हो या कोई और, वो बाहर जाकर अपना झगड़ा सुलझाते थे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ इस कसिनो ओनर की इन्फ्लुएंस किया ज्यादा है। यहाँ रहकर कोई भी मिस्टर स्टीफन के साथ कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक कि उसे बर्बाद होने की या मरने का डर ना हो। और ये आदमी, इसने तो इनकी ही कसिनो में इतना ज्यादा खून खराबा किया था। अब तो ये यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला था, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो। तभी मोक्ष के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। ये मोक्ष के साथ ही आकर बैठा था। अभी मोक्ष के सामने और 20 लोग खड़े हुए थे और डर से मोक्ष को देख रहे थे। तभी ये आदमी मोक्ष के पास आकर बोला, बेटा, इन सबको हमें यहाँ से जल्दी से लेकर चले जाना चाहिए। स्टीफन यहाँ बहुत पावरफुल है। यहाँ का रूल है, ये हम यहाँ किसी को मार नहीं सकते। यहाँ उसके लोग हमसे पावरफुल है। भले ही वो तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से तुम्हें कुछ भी ना करे, पर वो तुम्हें इन लोगों को ले जाने नहीं देगा, क्योंकि कसिनो में आए मेहमान और बाकी लोगों को इसके अंदर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि बाहर लड़ने से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें इनमें से कुछ लोगों को साथ ले जाते हैं। वो पेच के लिए थोड़े परेशान थे। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, यहाँ हो क्या रहा है? क्या यहाँ आने से पहले आप सबको रूल क्लियर पता नहीं है? यहाँ आप अंदर कोई लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करना है तो आप सबको यहाँ से बाहर जाना होगा। सबने मुड़कर देखा तो स्टीफन अपने कुछ आदमियों के साथ आ रहा था।
सबको पता था कि स्टीफन यहाँ हर दिन आता था, क्योंकि उसे यहाँ गेम्स खेलना और खास करके दूसरों को खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। वहीं मोक्ष ने ठंडे भाव से स्टीफन को देखा, वहीं बाकी अंडरवर्ल्ड के लोग जो बच गए थे, उन सबको अब राहत महसूस हो रहा था। जैसे उसकी सिर से मौत का आभा खत्म हो गया हो। आप यहाँ कोई मेरे कसिनो में परेशान खड़े करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? स्टीफन ने मोक्ष को देखते हुए कहा। तभी उसके एक आदमी ने को सुना था वो बता दिया। उसकी बात सुनकर स्टीफन हैरानी से मोक्ष को देखते हुए बोला, तो ये ब्लैक डेथ है। पर फिर भी आप यहाँ परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हो। स्टीफन ठंडे भाव से बोला, ये उसका इलाका था, उसे यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। स्टीफन की आदमियों ने बिना डर के मोक्ष और उसके पास खड़े आदमी को घेर लिया और उस पर गन पॉइंट कर दिया। तभी स्टीफन की नजर मोक्ष की उंगली पर रिंग पर पड़ी। उस रिंग को देखकर वो डर गया और जल्दी से अपने आदमियों को बोला, रुक, गन नीचे करो। स्टीफन की बात सुनकर सब हैरान हो गए। वो क्या रहा है? क्या उन्हें इन दोनों को गिरफ्त में नहीं लेना है? फिर भी स्टीफन उनका बॉस थे, उन सबको उसकी बात तो मानना ही था, इसलिए उन सब ने गन को नीचे कर दिया। मोक्ष को लड़ने को तैयार था, उसकी आंखों में भी थोड़ा असमंजस दिखाई दिया। उसे स्टीफन की लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो उन्हें मारने नहीं वाला था। तभी स्टीफन चिल्लाते हुए बोला, घुटनों के बल बैठा माफी मांगो मिस्टर ब्लैक डेथ से। उसकी बात सुन मारोस के सभी आदमी हैरान हो गए, वहीं ब्लॉक अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैरान थे। उनके पास बचने का एक मौका था, पर अब ये क्या ही रहा है? ये स्टीफन क्यों ब्लैक डेथ को इतनी अहमियत दे रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा था। फिर भी उसके सभी आदमी उसकी बात मानकर मोक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुका लिया। वहीं स्टीफन जल्दी से बोला, गेट क्लोज कर दो, इन लोगों को भागने मत दो। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉस की करीबी को भड़काने की? वहीं उसकी बातें सुनकर सब सदमे में थे। ये एक पल में स्टीफन पलट कैसे गया? और उनके भी कोई बॉस है क्या? और इनमें से कौन उनके बॉस की करीबी है? मोक्ष भी थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी स्टीफन मोक्ष के पास आ गया और बहुत सम्मान के साथ बोला, सर, क्या आप हमारी बॉस को जानते हैं? ये रिंग आपको उन्होंने दिया है। स्थान की सवाल से मोक्ष ने से हिला दिया। अब उसे समझ आ गया कि उस इंसान का बिहेवियर उसके लिए इतना बदल कैसे गया। ये सब उसकी रिंग की वजह से है, जो उसकी बीवी ने उसकी उंगली पर पहना दिया था, ताकि ईशानी की लोग इस रिंग को देखकर कहीं भी उसकी मदद कर सके। तो क्या स्टीफन भी ईशानी की लोगों में से एक है? वो उसे बॉस भी तो बुला रहा है। मोक्ष बिना भाव के बोला, क्या तुम मेरी वाइफ को बॉस कह रहे हो? क्या तुम उसके आदमियों में से एक हो? उसकी बात सुनकर स्टीफन हैरान हो गया। क्या कहा आपने? अभी हमारी बॉस ने शादी कर लिया है और आप तो ब्लैक डेथ है ना? तो क्या आप सच में उनके हस्बैंड हो? मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। स्टीफन खुश हो गया और बोला, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमारे बॉस इतनी इंपॉर्टेंट रिंग को किसी और को नहीं देगी। स्टीफन ने जल्दी से कसिनो को खाली कर दिया। अभी अंदर सिर्फ ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोग, मोक्ष और वो आदमी और स्टीफन के लोग ही बचे हुए थे। वो आदमी जिसका नाम संजय था, वो मोक्ष के काम में आकर धीरे से बोला, बेटा, तुम्हारी बीवी की इन्फ्लुएंस तो यहाँ तुमसे भी ज्यादा लग रहा है। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं अपनी प्यारी बहू से ये रिंग मांग लेता और यहाँ रहते हुए मुझे कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैं सबको अपने लिए यूं ही काम करने पर मजबूर कर सकता था। इस बार मैं घर जाकर अपनी बहू ईशानी से मेरे लिए भी ऐसी ही एक रिंग मांग लूंगा। फिर दुनिया भर में मैं जहां जाऊं कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। उसके चाचा इस टाइम पर भी मजाक करने के मूड में लग रहे हैं। आपकी बहू दुनिया की सबसे बड़ी फोस्टर और साइंटिस्ट है, इसलिए ये रिंग उसकी स्पेशल पहचान है जो उसके सभी आदमियों को पता है। आपको क्या लगता है उसने 2-4 बनाकर रखा है जो वो एक आपको दे दे? ये रिंग उसने मुझे दिया है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपको क्या लगता है वो आपको क्यों देगी? मोक्ष की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मोक्ष की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बना लिया और बोले, आपने आपको इतना ज्यादा ऊंचा मत समझो। जब मैं इस बार आऊंगा तो देखना मैं अपनी बहू को आपने साइड कर लूंगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, मोक्ष हाथ हिलाते हुए बोला। ब्लैक अंडरवर्ल्ड की लोगों को स्टीफन में आदमी मार रहे थे, पर अब तक उन लोगों ने ये नहीं बोला था कि उनका नया बसे कहाँ है। उनकी पुराने बेस को सालों पहले मोक्ष ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी और सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया, पर अब तक उनमें से किसी ने सच नहीं बोला था। स्टीफन मोक्ष के सामने आकर बोला, सर, लगता है इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। ये मर जाएंगे पर सच नहीं बोलेंगे लगता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। तभी एक आदमी आगे आकर चमकती हुई आंखों से स्टीफन से बोला, बॉस, एक बार मैंने हमारी बॉस को सुई यूज करके लोगों से सच उगलते हुए देखा था। तब से मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या मैं इसे इन बेवकूफों पर ट्राई करके देखूं? उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। ये इंसान क्या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है? क्या वो लोग लैब की प्रायोगिक चूहा है जो ये इंसान उन पर ट्राई करके देखना चाहता है? सब डर गए। इससे अच्छा तो वो उस आदमी के साथ ही सुसाइड कर लेते।
अब तो उनके पास सुसाइड करने का भी मौका नहीं था, क्योंकि उनकी जहर वाली अंगूठियों को ये लोग पहले ही लूट चुके थे। स्टीफन हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया, फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, बॉस के पति, क्या अगर मैंने इनसे सच उगलवा दिया तो क्या आप बॉस से मुझे ये स्वीट ट्रिक पूरी तरह सिखाने के लिए बॉस से मेरी सिफारिश कर सकते हो? मोक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो लड़का एक छोटा लड़का था, शायद 23 साल का होगा। उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत थी। मोक्ष ने ठीक है कहकर हाँ में सिर हिला दिया। उससे हाँ सुनकर वो खुश हो गया और जल्दी से अपने पैकेट से सिल्वर नीडल निकालकर उन लोगों के करीब बढ़ गया। तुम दूर रही हमसे, ये तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के को मुस्कान के साथ सुई लिए आते देखकर सब घबरा गए, पर वो लड़का नहीं रुका। वो चिढ़ते हुए बोला, चुप रहो तुम सब, मुझे अपना काम करने दो, मुझे तुम सब पर टेस्ट करने दो। इतना कहकर उसने सारी सुई एक एक कर एक आदमी की सिर में और गले में घुसा दिया। वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद उसने इशारा किया तो लड़के ने निडल निकाल लिया। वो आदमी जितना भी जानता था सभी सच बता दिया बेस के बारे में, क्योंकि वो सुई से होने वाली दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस सुई की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें धीरे धीरे खींच रहा हो, जो उसे उसकी आत्मा तक को डरा रहा था। आपने काम करके उस लड़के ने मोक्ष की तरफ देखा। जैसे पूछ रहा हो, मैंने अच्छा काम किया ना? मोक्ष ने सिर हिला दिया और बोला, अच्छा काम। ये सुनकर वो लड़का खुश हो गया और घमंड से बाकी सबको देखने लगा। मोक्ष ने एक डरावनी नजरों से उन सभी लोगों को देखा, फिर बोला, अब तुम सबसे मेरा कोई काम नहीं है, अब तुम सबको मर जाना चाहिए। इतना कहकर मोक्ष ने उन सबको सूट कर दिया। मोक्ष खड़ा हो जाता, उसे यहां से जाना था। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। जैकी को लेकर कंफ्यूजन, जैकी और उसके डैड की डीएनए टेस्ट। डे से पूछ रहा हो, मैंने अच्छा काम किया ना? मोक्ष ने सिर हिला दिया और बोला, अच्छा काम। ये सुनकर वो लड़का खुश हो गया और घमंड से बाकी सबको देखने लगा। मोक्ष ने एक डरावनी नजरों से उन सभी लोगों को देखा, फिर बोला, अब तुम सबसे मेरा कोई काम नहीं है, अब तुम सबको मर जाना चाहिए। इतना कहकर मोक्ष ने उन सबको सूट कर दिया। मोक्ष खड़ा हो जाता है, उसे यहां से जाना था। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। अब आगे? बॉस के पति, क्या हम सब भी आपके साथ चले? वहां कुछ खतरनाक हो सकता है। हम सब आपके साथ जाएंगे तो आपकी मदद कर पाएंगे और आपको सेफ रखने की कोशिश कर पाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ हमारे रहते हुए आपको खरोच भी आए। वो सब मोक्ष के साथ वहां जाना चाहते थे ताकि मोक्ष को सेफ रख सके। मोक्ष को पता था ये लोग उसके पीछे पीछे आ जाएंगे, इसलिए उसने उन सबको अपने साथ ले लिया। सब खुशी खुशी उसके साथ चले गए। स्टीफन ने आपने कुछ और लोगों को भी बुलाकर मोक्ष की सेफ्टी के लिए भेज दिया। वहीं इंडिया में इस वक्त सुबह के 10 बजे थे। ईशानी अपने बच्चों के साथ हॉल में बैठे हुई थी। हॉल में बाकी सब भी बैठे हुए थे और दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे और उनकी मूड को लाइट करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बच्चे अपने डैडी को ना देख पाने की वजह से हमेशा दुखी रहते थे। बाद अपनी मोम के पास खुश रहते थे और चिपके रहते थे। दोनों बच्चों के मन में डर बैठ गया था कि उनकी मोम भी कहीं उन्हें पिछली बार की तरह छोड़कर ना चली जाए। तभी ईशानी की पुरानी फोन पर एक मैसेज आया। डैनी ने ईशानी की तरफ फोन बढ़ा दिया। मोम, मिस्टर स्टीफन ने आपको मैसेज किया है, देख लीजिए। ईशानी ने फोन ओपन करके मैसेज देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि फोन में मोक्ष की फोटो था। उसके नीचे मैसेज था, बॉस आपके पति यहाँ है, आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। हम उनकी अच्छे से स्वागत करते, उन्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे आप मिस्टर राजवंश के साथ यहाँ क्यों नहीं आए? हम सबने 2 सालों से आपको नहीं देखा है। क्या आप हम सबको भूल चुकी है बॉस? क्या अब आप हम सबको छोड़ने वाली हो? उसकी हर एक मैसेज दिल तोड़ने वाला था। जैसे सच में उसके साथ कितना ज्यादा अन्याय हुआ हो। ईशानी ने उसकी हर मैसेज को इग्नोर कर दिया और बस मैसेज किया, मेरे हब्बी का ख्याल रखना, वरना जब मैं मिलूंगी तो अपना सिर तैयार करके रखना। ईशानी ने फोन रख दिया और उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वो हमेशा भी इन लोगों को ऐसे ही डरा देती थी। ईशानी ने पर बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और बहुत सारी डूबती हुई बिजनेस को भी बचाया था और कुछ न्यू कंपनी ओपन करके उनमें बहुत इन्वेस्ट किया था और आज कई छोटी कंपनी लीडिंग कंपनी बन गया है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन अपने फोन को मायूसी से घूर रहा था। वो कितने दिन बाद अपनी बॉस से बात कर रहा था, पर उसे मिली भी तो क्या, बस एक धमकी उसकी सिर तैयार रखने की। वहीं ईशानी उस फोटो को देख रही थी, तभी उसकी नज़र मोक्ष के पास बैठे इंसान पर गया। ईशानी को वो इंसान पता नहीं क्यों पर बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन्हें कहीं पर तो देखा है। ये आदमी उसे किसी बहुत अपने और करीबी की याद दिला रहे थे। ईशानी ने इस बारे में सोचा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये इतना जाना पहचाना क्यों है? क्या सच में इनके बीच कोई लिंक हो सकता है, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? वो अपनी जगह से उठ गई जाने के लिए। अगर कुछ भी लिंक हुआ तो वो उन 2 कुत्तों को छोड़ने वाली नहीं थी।
कहाँ जा रही हो बच्ची? कल्पना जी ने ईशानी को उठते हुए देखकर पूछा। मोम, कुछ देर के लिए आप रुद्रांश और रुद्रांशी को संभाल लीजिए। मैं जैकी से मिलकर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें पता था कि ईशानी को बहुत काम रहता है, वो हर वक्त उनके साथ घर में नहीं रह सकती थी। रुद्रांशी अपनी मोम को जाने देना नहीं चाहते थे, पर दोनों को समझाने पर दोनों समझ गए और ईशानी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद ईशानी हॉस्पिटल में पहुंच गई। वो सीधा जैकी की रूम में चली गई। जैकी अच्छे से अपने चोट और सर्जरी से रिकवर कर रहा था। ईशानी को देखकर जैकी खुश हो गया। बोस, आप आ गई, पर क्या आज मेरी डोज का डेट है? वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई हूं। ईशानी उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली। इस जिंदगी में उसने 2 छोटे भाई बनाए थे। एक था शिवम, जो पहले जन्म में भी उसके साथ था। दूसरा था जैकी, जो उसे बहुत प्यारा था, जो उसके लिए जान दे सकता था। वो उसे खुद की छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। उसकी बात सुनकर जैकी खुश हो गया। सच में बोस, आप मुझसे आज ऐसे ही मिलने आए हो? मन ही मन वो इस वक्त खुशी से नाच रहा था। वो अभी जाकर मोक्ष, जीजू को और नकुल को बताना चाहता था कि उसकी दी उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। नमन ने भी ईशानी को ग्रीट किया और ईशानी ने उसे देखकर एक जेन्युइन स्माइल किया। ईशानी ने जैकी को परसेबी और गौर से देखा और मन ही मन बोली, ये इतना सिमिलर क्यों है? कुछ देर बाद जैकी और नमन से बात करके ईशानी बाहर चली गई। बाहर नकुल उसका वेट कर रहा था। उसने एक बाल निकालकर नकुल को दिया और बोली, इसे लैब में ले जाओ और जैकी की मोम, डैड जहां भी हैं उन्हें पकड़ो और उनसे सैंपल कलेक्ट करो। जितनी जल्दी हो सके उनका डीएनए टेस्ट करो। मुझे कल तक के अंदर रिपोर्ट चाहिए। उसकी बेस्ट सुनकर नकुल थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर जब उसे समझ आया कि उसकी बॉस क्या चाहती है, तो वो थोड़ा हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। बॉस, क्या आपको डाउट है कि जैकी के मोम डैड उसकी असली मोम डैड नहीं है? आई मीन डैड तो असली ही होंगे, क्योंकि जैकी की मोम की तो डेथ हो गई थी ना। ईशानी ने सिर हिला दिया और बोली, तुम्हें मैं जो कहा बस उतना करो और मुझे रिपोर्ट दो और उन दोनों कुत्ते कुत्तियों से सच जानने की कोशिश करो। अगर वो सच नहीं बताते हैं तो कितना हो सके टॉर्चर करो। नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी बॉस ने जो कहा था उसे तो वो पूरा करना ही था। ईशानी वहां से राजवंश विला के लिए निकल गई। ईशानी छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देती थी, इसलिए बाकी लोग जो सामने होते हुए समझ नहीं पाते थे, ईशानी वो आराम से समझ जाती थी। वो फोटो में मौजूद इंसान और जैकी के बीच बहुत सिमिलरिटीज देख पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो विला पहुंच गई थी। उसे देखते ही रुद्रांश और रुद्रांशी खुश हो गई, वरना उन्हें डर था कि कहीं उनकी डैडी की तरह उनकी मोम भी उन्हें छोड़कर ना चली जाए। वहीं दूसरी तरफ जेल में जहां सौदामिनी जी थी, आज दामिनी जी उनसे मिलने वहां आई थी। दोनों कुछ बात कर रहे थे। अब यशराज नहीं था, इसलिए सौदामिनी जी को यहां से बाहर निकलने के लिए दामिनी की जरूरत थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सौदामिनी जी ने दामिनी को आपने एक छोटे से विला का एड्रेस बताया, जहां अभी वो और प्रिया रह सकती थी। और उसने एक लॉकर से पैसा लाने के लिए बोला, ताकि पैसा देकर जल्दी प्रिया की तबीयत ठीक हो सके। प्रिया को हॉस्पिटल वालों ने बाहर कर दिया था, क्योंकि दामिनी के पास लगभग सभी पैसे खत्म हो गए थे। इसलिए सौदामिनी जी ने उसकी मदद किया। आखिरकार उनके घर वाले तो अब उन्हें अपने पास नहीं रहने देंगे। उसने पहले बहुत पैसा और प्रॉपर्टी लालच की वजह से रख दिया था। अब जेल से जल्दी बाहर जाने के लिए भी उन्हें दामिनी की मदद चाहिए था। अगला दिन सुबह का वक्त, नकुल ने जल्दी से ईशानी को कॉल करके बता दिया कि उसने जैकी की मोम और डैड को उठा लिया है। ईशानी उनके पीछे से चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी। ईशानी ने सिर्फ उन्हें बर्बाद कर दिया था, पर जिंदा छोड़ दिया था। उन दोनों ने जैकी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वो चाहती थी कि वो दोनों धीरे धीरे तड़पें, इसलिए उसने हर दिन उन्हें टॉर्चर किया। किस वजह से वो दोनों डरकर भाग गए थे, पर अब ईशानी के लोगों ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था। नकुल ने जल्दी से उनकी खून और बालों का सैंपल ले लिया और डॉक्टर्स को डीएनए टेस्ट करने के लिए दे दिया। ये देखकर दोनों आदमी और औरत डर गए। उन्हें डर लग रहा था कि क्या होगा अगर सच में सच सबके सामने आ गया तो। मिस, आपने हमें क्यों पकड़ा है? हम तो अब जैकी को परेशान भी नहीं करते हैं। अब हमारा जैकी से कोई लेना देना नहीं है। जैकी के डैड मिस्टर जॉनसन बोले। उसकी बीवी जूलिया वहां डरते हुए बैठी हुई थी। उसे ईशानी से बहुत डर लगता था, जब ईशानी ने उनकी बिजनेस को बर्बाद कर दिया था। जैकी के लिए बदला लेने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने उसे पहले अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। फिर भी उसने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। उसने उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर किया। तब उन दोनों की शरीर चोट से भर गया था। फिर वो एक बार जैकी को हाथ जोड़कर घर गए थे और उसी दिन वो उस दिल्ली की जगह को छोड़कर दूसरे शहर रहने ले लिए चले गए थे। और ईशानी ने भी उन पर कल ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो दोनों अब जैकी को परेशान करने उसके पीछे नहीं आने वाले थे। ईशानी अपनी चेहरे पर डेविल स्माइल के साथ बोली, छोड़ दूंगी, इस बार हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। पर इससे पहले मेरी सवालों का जवाब दो। ईशानी की बातें सिर्फ उसके लोगों को समझ आए।
मिस्टर जॉनसन और मिसेस जूलिया दोनों खुश हो गए। उन्हें लगा ईशानी उनके पीछे अब फिर कभी नहीं आएगी अगर उन लोगों ने उसकी सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो। जी पूछिए मिस मेहरा, आप हमसे क्या जानना चाहती हो? ईशानी ने कोल्ड मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा। क्या जैकी सच में आपका बेटा है मिस्टर जॉनसन? उसकी सवाल सुनकर मिस्टर जॉनसन की माथे से पसीना बहने लगा। जूलिया की भी यही हाल था। है भगवान, कहीं सच में इस डेविल को इस कुछ पता तो नहीं है जिस वजह से उसे उन पर शक है। वो जैकी की डैड है इसलिए तो अभी तक जिंदा है, और सच सामने आया तो कहीं ये उसे मार ना डाले। जैकी का सच, नेगेटिव रिपोर्ट। जी पूछिए मिस मेहरा, आप हमसे क्या जानना चाहती हो? ईशानी ने कोल्ड मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा। क्या जैकी सच में आपका बेटा है मिस्टर जॉनसन? उसकी सवाल सुनकर मिस्टर जॉनसन की माथे से पसीना बहने लगा। जूलिया की भी यही हाल था। है भगवान, कहीं सच में इस डेविल को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है जिस वजह से उसे उन पर शक है। वो जैकी की डैड है इसलिए तो अभी तक जिंदा है, और सच सामने आया तो कहीं ये उसे मार ना डाले। अब आगे यही सोच सोचकर दोनों की हालत खराब हो रही थी। मिस्टर जॉनसन हकलाते हुए बोले, आप क्या कहना चाहती हैं मिस मेहरा? ऑफकोर्स जैकी मेरा बेटा है, मेरा और मेरी पहली बीबी का इकलौता बेटा। भला में आप ऐसा सवाल कैसे कर सकती हैं मिस मेहरा? मिस्टर जॉनसन के मन में सिर्फ यही चल रहा था, अगर वो एक बार यहां से बाहर चले गए तो अपनी बीबी और बेटी को लेकर यहां से किसी दूसरे देश चले जाएंगे जहां ये शैतान लड़की उन्हें कभी ढूंढ ना पाए। पर ऐसा होगा या नहीं ये भी उन्हें नहीं पता था। वो बस यहां से भागना चाहते थे। वैसे भी टेस्ट रिपोर्ट आने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक वो यहां से चले गए होंगे। एक बार सच सामने आ गया तो वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए अभी उन्हें ऐसा ही नाटक करना था। पर उनकी ये चालाकी ईशानी की नज़र से बच नहीं पाई। जिस तरह से ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, ईशानी को यकीन हो गया था कि ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तभी ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल आगे आकर उनकी गाल पर थापड़ जड़ दिया। वहीं एक लेडी गार्ड जूलिया को मार रही थी। तभी नकुल ने अपने हाथ में एक गन पकड़ लिया और बोला, बॉस लगता है मार खाने के बाद भी ये सच नहीं बताएंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी कोल्ड तरीके से हंसते हुए बोली, जब ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है तो इनका जिंदा रहने से क्या फायदा? ईशानी की बात सुनकर मिस्टर जॉनसन और उसकी बीवी जूलिया की हालत खराब हो गई। डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहां से वो कैसे निकले। अगर सच नहीं बताया तो भी वो मारे जाएंगे, और सच भी सामने आ जाएगा बाद में। अगर सच बता दिया तो शायद उनकी जिंदा बचने की अभी भी उम्मीद हो सकती है। इसलिए जूलिया डरते हुए बोली, अगर हम सच बता देंगे तो क्या आप हमें छोड़ देंगी? दोनों ईशानी को देखने लगे तो ईशानी की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो ठंडे भाव से स्माइल करते हुए बोली, ये तो मैं सच जानने के बाद डिसाइड करूंगी। फिर भी अगर तुम दोनों ने सच बता दिया तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी का मुंह लटक गया। फिर भी उन्हें जीने की उम्मीद अभी भी थी। इसलिए जॉनसन बोला, ठीक है मैं आपको सच बताता हूँ, जैकी मेरा बेटा नहीं है। तो किसका बेटा है? ईशानी ने तुरंत पूछा। उसे उम्मीद थी कि जवाब सच ही होगा। जॉनसन सिर हिलाकर बोला, पता नहीं वो किसका बेटा है। जब मेरी पहली वाइफ सैली की डिलीवरी थी तो हमें एक मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, और मेरी बीवी बहुत ब्लीडिंग की वजह से ऑलरेडी दर्द और स्ट्रेस में थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को किसी और के बेटे के साथ बदल दिया था। उस वार्ड में बहुत सारे लगभग 5 या 6 बच्चे थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने किसके बच्चे को उठा लिया था। उस दिन हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सभी डॉक्टर्स और नर्स बाहर थे। क्योंकि सभी बच्चे उसी दिन एक टाइम पर पैदा हुए थे, इसलिए किसी को भी मुझ पर डाउट नहीं हुआ, और ना ही किसी को कुछ ख्याल था। उसके बाद मैं अपनी बीवी को उस बच्चे के साथ घर ले आया ताकि कोई भी आगे पूछताछ ना करे और ना ही आगे कोई बात बाहर आए। मेरी बीवी सैली को नहीं पता था कि जैकी हमारा बेटा नहीं है। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे किसी और का खून वो लड़का ज्यादा पसंद नहीं था। फिर जब वो जैकी 3 साल का था तब उसे बचाते हुए मेरी पहली बीवी सैली की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसलिए मुझे उस लड़के से बहुत नफरत हो गई थी। तभी जूलिया बोली, मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। वो शैतान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था। अगर वो सच में जॉनसन का बेटा होता तो शायद मैं उसे बर्दाश्त कर लेती, पर पता नहीं वो किस कचरे से आया था। जॉनसन ने उसे बस उठा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आगे जाकर मेरी बेटी की हिस्से की प्रॉपर्टी में भी उस लड़के को हक मिले। इसलिए मैंने उसे कई बार टॉर्चर किया था ताकि वो घर छोड़कर चला जाए, पर वो नहीं गया। इसलिए फिर हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहां से आप उसे शायद ले गई थी। इतना कहकर उसने जॉनसन को देखा। अगर मैं उस मनहूस लड़के को घर नहीं लाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ वही है, उसकी वजह से सैली मर गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने उसे क्यों रखा हुआ है। वो बस आपके लिए बदकिस्मती के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर उस दिन सैली की जगह वो लड़का मर जाता तो कितना अच्छा होता। मेरी बीबी सैली जिंदा होती।
तभी वो दर्द से चीख पड़ा क्योंकि ईशानी ने स्टिंग को उसके सिर पर फेंका था। जॉनसन की माथे से खून बह रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ईशानी गुस्से से बोली, अगर तुमने और एक वर्ड भी मेरे भाई के खिलाफ बोला तो तुम्हें टुकड़ों में काटकर अपनी पालतू कुत्तों को खिला दूंगी। ये तुम्हारी गलती है जिस वजह से जैकी अपने फैमिली से दूर हो गया। क्या तुम्हें एहसास है? इतना कहकर उसने नकुल को इशारा किया तो नकुल ने मिस्टर जॉनसन के हाथ को ईशानी के सामने टेबल पर रख दिया। छोड़ो मेरे पति को, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जूलिया चिल्लाई, पर उसकी चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आया। दोनों लेडी गार्ड ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। जॉनसन भी चिल्ला रहा था, तभी ईशानी ने उसकी एक उंगली को काट दिया। जॉनसन दर्द के मारे छटपटाने लगा, पर वो छूट नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से जैकी अपनी फैमिली से दूर हुआ। तुमने फिर भी उसे टॉर्चर किया अपनी इस बीबी के साथ मिलकर, और उसे अनाथ आश्रम में भी छोड़ दिया। क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुम्हारी बीबी ने अपने बेटे को बचाने के लिए जान गई दी तो क्या तुम जैकी से नफरत करोगे? तुम्हारी बीबी इतनी अच्छी इंसान थी, शायद अगर उसे पता चलता कि जैकी उसका खुद का बेटा नहीं है तो भी उसे जैकी को प्यार देने का अफसोस नहीं होता। उसने उसकी एक और उंगली काट दिया। टेबल पर हाथ तक खून के छींट थे। जॉनसन को इतना दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था अब मर जाना ही बेहतर है। तभी ईशानी रुक गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, जैकी खुद इन सब से बदला लेगा। जब तक जैकी ठीक ना हो जाए इन दोनों को यहीं पर रखो और उन्हें अच्छे से खातिरदारी करो। आज ये इन लोगों को दिन में एक बार खाना मिलेगा और रात में एक रोटी। इसके लिए भी इन दोनों को यहाँ का सारा काम करना पड़ेगा। आज से रोबोट्स को टॉप फ्लोर में भेज दो। आज से यहाँ से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक का सारा काम ये दोनों करेंगे। साफ सफाई से लेकर कुक को हेल्प करना, गार्ड्स को खाना देना, डिशेज वॉश करना, सब कुछ ये दोनों अकेले करेंगे। ईशानी की होंठों पर एक खतरनाक स्माइल थी। आज से तुम सबको वही मिलेगा जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। तुम दोनों ने जैकी को जितना टॉर्चर किया है उस सब का हिसाब यहीं पर चुकाना पड़ेगा। उसकी बात इनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। नकुल ने उन दोनों को देखा और उसे उन दोनों पर घिना रहा था। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? वहीं उन्हें यहाँ दिन रात जाम करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर जॉनसन और जूलिया दोनों हैरान और डर में आ गए। नहीं, वो यहाँ बिल्कुल किसी नौकर की तरह काम नहीं करना चाहते थे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं मिस मेहरा, जूलिया हकलाते हुए बोली। हाँ प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारी बेटी अकेली कैसे रहेगी हम दोनों के बिना? जॉनसन भी डरते हुए दर्द से बोला। उसे यकीन था कि यहाँ रहेंगे तो हर दिन उन्हें यही टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। उनकी 2 उंगली पहले ही काट दी गई थी। यहाँ रहकर पता नहीं कब उनका सिर काट दिया जाए। आपने मेरे पति को पहले ही पनिशमेंट दे दिया है, अब हम जाने दीजिए। तभी ईशानी ने नकुल को देखा तो नकुल बोला, बोस इनकी बेटी भी इनकी तरह ही घमंडी और सिर चढ़ी है। ये कॉलेज में सबको बुली करती है और आपने अमीर बॉयफ्रेंड की बदौलत सबको धमकी देती फिरती है। उसकी बात सुन मार ईशानी बोली, तो फिर उसे भी यहाँ ले आओ, वो भी आपने माँ बाप के साथ मिलकर यहाँ काम करेगी। इतना कहकर वो उठकर वहां से चली गई। वहीं जॉनसन और जूलिया उसके पीछे से बस चिल्लाते रह गए। वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, वो यहाँ से चले जाना चाहते थे। कौन इतने लोगों के काम को करेगा? और उनकी बेटी वो क्यों इन सब में घसीटी जा रही है? मिस मेहरा प्लीज, जो गलती किया है हम दोनों ने किया है, आप हम दोनों को तो टॉर्चर कर रही है, पर इसमें हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। उसे ये बात चिल्लाकर कहने में भी दर्द हो रहा था, क्यों थापड़ खाने की वजह से उसकी दोनों ही गाल बुरी तरह से सूज गए थे। तभी फीमेल गार्ड ने उसकी मुंह पर जोर से थापड़ जड़ दिया। चुप रहो तुम दोनों बेवकूफ घटिया लोग, ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है जो तुम दोनों यहाँ ऐसे चिल्ला रहे हो। अगर हमारी बॉस को इरिटेशन हुआ तो तुम सबकी जीभ नीचे कटा हुआ पड़ा मिलेगा। उसकी बात सुनकर जूलिया चुप हो गई। अब उसकी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ईशानी कितनी बेरहम है, वो जरूर ऐसा कर सकती है। जॉनसन को बहुत दर्द हो रहा था पर वो भी चुप हो गया। वहीं ईशानी ऊपर लैब में चली गई। तभी एक लेडी साइंटिस्ट आकर बोली, बॉस रिपोर्ट आ गया है। यहाँ सब कुछ एडवांस इक्विपमेंट था जिसकी मदद से वो जल्दी रिसर्च कर सकते थे। डीएनए रिपोर्ट निकालना तो उनके लिए पल भर की बात हो गई थी। ईशानी ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखा जो नेगेटिव था। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे भी उसे पता चल गया था कि ये लोग जैकी की फैमिली नहीं है। मोक्ष के आने के बाद वो उससे बात करेगी। शायद ऐसा ही सकते हैं कि जैकी उस इंसान का बेटा हो जो मोक्ष के साथ उस फोटो में था। वो श्योर तो नहीं थी कि वो जो सोच रही है सच है या नहीं, फिर भी उसे पहले सच जानना था। इससे पहले कदम उठाकर वो जैकी की सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो वहां घर ना जाकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में चली गई। थोड़ी देर बाद में वो जैकी और नमन के रूम में थी। उसे देखकर जैकी थोड़ा कंफ्यूज था। उसकी बॉस को क्या उसकी इतनी याद आ रही है? ये तो उसके लिए अच्छा ही था, वो अपनी दी के साथ वक्त बिता पाएगा। फिर भी उसे डर था कि कहीं उसकी बॉस किसी परेशानी में तो नहीं है।
बोस क्या बात है, लगता है आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। वैसे ये मेरे लिए अच्छा है, क्यों ना आप मेरे दोनों भांजे भांजी को भी साथ ले आइए। हम साथ में मस्ती कर सकते थे। मैं कब से उन दोनों से नहीं मिला। जैकी थोड़ा उदास था। वो यहाँ पड़ा हुआ है। रुद्रांशी 10 महीने की हो गए होंगे। तुम बस कुछ ही दिन में डिस्चार्ज होने वाले हो, इतना नाटक की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम चाहो तो कुछ दिन राजवंश विला में बच्चों के पास रहना। उसकी बात सुनकर जैकी खुश हो गया। सच में बॉस, थैंक यू। मुझे जल्दी यहाँ से घर जाना है, मैं इस हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जैकी और नमन निशानी की ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ा ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे थे। वो अभी चल नहीं पा रहे थे, पर बैठने में उन्हें की कोई दिक्कत नहीं थी। वो व्हील चेयर यूज कर सकते थे यहाँ वहां जाने के लिए। उनके साथ ठीक ही चुका था, सिर्फ पैर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। ईशानी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे जैकी के लिए बहुत दुख हो रहा था। जैकी की किस्मत उसकी पिछली जिंदगी की तरह लग रही थी। उसने जैकी को उस अंधेरे से तो निकाल दिया था, पर उसे पता नहीं था जब वो जैकी को सच बताएगी तो वो कैसा रिएक्शन देगा। अगर उसे पता चला कि जिन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया उन लोगों के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं था। देशमुख फैमिली की हैरानी, दक्ष का रिश्ता उनके साथ ठीक ही चुका था, सिर्फ पैर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। ईशानी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे जैकी के लिए बहुत दुख हो रहा था। जैकी की किस्मत उसकी पिछली जिंदगी की तरह लग रही थी। उसने जैकी को उस अंधेरे से तो निकाल दिया था, पर उसे पता नहीं था जब वो जैकी को सच बताएगी तो वो कैसा रिएक्शन देगा। अगर उसे पता चला कि जिन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया उन लोगों के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं था। अब आगे। थोड़ी देर बाद वो विला चली गई। जैसे ही वो अंदर गई उसके दोनों बच्चे आकर उसकी पैरों से लिपट गए। मामा, अब वो दोनों क्लियर मामा कह सकते थे। नीचे पूरे घर में इधर उधर रुद्रांशी के खिलौने बिखरे हुए थे और रुद्र के गन, बाकी गेम भी नीचे बिखरे हुए थे जो उसे पसंद थे। वो समझ गई कि उसके दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे थे। ईशानी ने दोनों को गोद में उठाया तो दोनों ने उसकी गाल पर किस कर लिया। नव्या हंसते हुए बोली, भाभी ये दोनों तो आपने सपने में भी सिर्फ आपको और भाई को ढूंढते हैं। बाकी सब भी हंसने लगे। कल्पना जी मुंह बनाकर बोली, ये सब उस मोक्ष की वजह से हुआ है। मोक्ष भी ऐसा ही था और ये दोनों भी उसकी तरह ही बन गए हैं। तभी कनक जी बोली, पर मेरे दोनों बच्चे ज्यादा समझदार हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि वो हम सबके पास नहीं रहते हैं, वो तो हमारे पास रहते हैं। रुद्रांशी खिलखिलाकर हंसने लगी और दादी माँ को देखकर सिर हिलाने लगी। दादी माँ खुशी से बोली, देखा मेरी रुद्रांशी मेरी बात को समझ रही है और तारीफ कर रही है। उनकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। तभी दक्ष बोला, दादी माँ आपको कैसे पता कि वो क्या कह रही है? देखिए वो तो क्या कह रही है, मुझे उसकी बातें भी नहीं रही है। तभी मेहका हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम बुद्धू हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही है। दक्ष ने चिढ़ते हुए उसे देखा, फिर उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने होंठों को धीरे से बाइट किया तो मेहका शर्मा गई। उसकी बोलती ही बंद हो गई। ये देखकर दक्ष ने एक जीत भारी मुस्कान बिखेरा। तभी बटलर अंदर आकर बोला, सर, मैम बाहर देशमुख फैमिली आई है। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। अखिलेश जी मैगजीन नीचे रखते हुए बोले, वो यहाँ क्यों आए हैं? अभी तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट उनके साथ नहीं चल रहा है। ना जी, उनसे मुझे कोई पर्सनल काम है, फिर उनकी फैमिली यहाँ क्यों आए हैं? राजवंश कॉरपोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट वो देशमुख फैमिली के साथ मिलकर करते थे, क्योंकि देशमुख फैमिली भी एशिया में टॉप 5 में आने वाली कंपनी थी। इसलिए वो सब एक दूसरे को जानते थे और उनके साथ मिलकर काम करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो, शायद वो कुछ काम के लिए आए हो। सुना था उनका बड़ा पोता लंदन से आया है, शायद उसके लिए पार्टी के लिए इनविटेशन देने आए होंगे। ऐसे बाहर से ही लौटा देना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा, अखिलेश जी बोले। तो बटलर बाहर चला गया। बटलर बाहर जाकर देशमुख फैमिली के सामने खड़ा हो गया। बाहर 3 लोग खड़े हुए थे। एक थी तन्वी देशमुख और उसके डैड सागर देशमुख और उसकी मोम निसी देशमुख। बटलर ने उन तीनों को अंदर बुलाया तो तीनों अंदर चले गए। तन्वी बहुत खुश थी क्योंकि वो पहले ही सब कुछ प्लान करके आई थी। घर जाकर वो 5 दिनों से अपनी मोम और डैड को मना रही थी ताकि वो दक्ष से उसका रिश्ता करे दे, और आखिर में उसके मोम डैड मान ही गए। तीनों जैसे ही अंदर आए तन्वी बिना देखे जा रही थी, तभी उसकी पैरों में कुछ चुभ गई तो उसकी चीख निकल गया। उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा क्यूब था। फिर चारों और कुछ खिलौने भी हॉल में इधर उधर बिखरे हुए थे। ये देखकर तीनों कंफ्यूज हो गए। राजवंश विला में इतनी सारी खिलौना क्यों है? यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने खिलौना बिखेरा हो। तीनों सोफे के पास चले गए। अखिलेश जी और कल्पना जी ने उन्हें बैठने के लिए बोला। कल्पना जी भी निशी जी से स्माइल किए मिली, क्योंकि निशी जी से वो पार्टी मिली थी। वो कल्पना जी को अच्छी और समझदार लेडी लगती थी। कहा जाए तो सागर जी और निशी जी का सब पर एक अच्छा इंप्रेशन था। जैसे ही तन्वी की नजर दक्ष के पास बैठी मिहिका पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उभर आया। ये घटिया लड़की राजवंश विला में क्या कर रही है?
क्या दक्ष इसे भी यहाँ लेकर आ गया है अपनी फैमिली से मिलने के लिए? अगर ऐसा हुआ तब तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ये लोग दक्ष के साथ उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। सागर जी और निशी जी ने ईशानी को देखा, जिसकी गोद में एक बच्चा था। फिर दादी माँ की गोद में भी एक बच्ची थी। दोनों समझ गए कि जरूर ये दोनों बच्चे ही उन खिलौने से खेल रहे होंगे। तीनों ने ईशानी को देखा जो बर्फ की देवी लग रही थी। खूबसूरत और शांत, उसकी गोरा रंग दूध जैसा था। उसकी ग्रे आंखें तारों की तरह चमक रही थी। होंठों के नीचे एक काला तिल उसकी पूरी लुक को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी उससे नजर हटाने में मुश्किल हो। तन्वी को तो ईशानी की खूबसूरती से जलन हो रही थी। इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? ये लड़की तो इस मेहिका से भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी निशी जी अपनी होश में आकर कल्पना जी से शांत होकर पूछा, मिसेस राजवंश, ये लड़की क्यों है और दोनों बच्चे? वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो कैसे उनसे पूछे, क्योंकि मोक्ष की शादी पब्लिक नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि मोक्ष की बीवी बच्चे भी है। वहीं सागर जी को ईशानी जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए वो याद करने की कोशिश कर रहे थे पर याद नहीं कर पा रहे थे। तभी कल्पना जी प्राउड स्माइल करते हुए गर्व से बोली, ये मेरी प्यारी बहू है, ईशानी मोक्ष राजवंश। उन्हें हमेशा से अपनी बहू पर गर्व था। वो तो सबको ईशानी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। वो चाहती थी दुनिया में हर कोई जाने कि उनकी बहू ईशानी है, और ये जाने कि उनकी बहू कितनी अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग है। वो चाहती थी सब उनसे जले, पर अभी तक वो ये बात दुनिया को बता नहीं पाई थी। और आज जब वो मौका मिला था, वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। सबको उनकी बहू की तारीफ करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट जो है। वहीं सागर जी, निशी जी और तन्वी तीनों हैरान थे। मतलब मोक्ष की शादी हो चुकी है, फिर भी पूरी दुनिया उसे एक बैचलर लड़का मानती है। अभी भी कई सारी लड़कियां मोक्ष के पीछे पागल है, पर मोक्ष की तो शादी हो चुकी है, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। कोई भी लड़की इस लड़की के साथ खूबसूरती में तो बिल्कुल भी इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकती थी। तभी दादी माँ खुशी से बोली, और है हमारे पोता और पोती मोक्ष और ईशानी के बच्चे। उनकी बात सुन मार तो तीनों सदमे में चले गए। न सिर्फ मोक्ष की शादी हो गई है, बल्कि उसके दोनों बच्चे भी हो गए हैं। ही भगवान, आज तो उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिली थी। जिसे सब बैचलर मानते हैं वो शादीशुदा है और दो बच्चे भी है। सागर जी और निशी जी ने दोनों बच्चों को देखा जो बहुत शांत थे। उन्होंने रुद्रांश को देखा जिसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल मोक्ष की तरह था। ठंडा और भावहीन, जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा आदमी हो। जैसे ही तीनों ने रुद्र को देखा, रुद्र ने भी उन्हें घूर कर देखा। उसकी काली गहरी आंखें बहुत ठंडी थी। एक पल के लिए तो तीनों उससे डर गए। ही भगवान, ये बच्चा बिल्कुल अपने डैडी पर गया है, सागर जी ने मन ही मन में सोचा। क्योंकि वो कई बार मोक्ष से मिले थे, इसलिए मोक्ष के ठंडे भाव को वो अच्छे से जानते थे। वहीं रुद्रांशी बिल्कुल अपनी मोम पर गई थी, खूबसूरती में और स्वभाव में भी। तीनों ने अपनी हैरानी को रोका और सागर जी बोले, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और आपकी बहू भी बहुत प्यारी है। निशी जी ने भी स्माइल के साथ ईशानी और दोनों बच्चों की तारीफ किया। तभी सागर जी को कुछ याद आया तो वो हैरानी से बोले, एमआरएस राजवंश, क्या आप जी कॉर्पोरेशन की सीईओ है? उन्हें याद करने में टाइम लगा, पर उन्हें एक झटका लगा था। वो कंफर्म करना चाहते थे कि ये वही है। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले कल्पना जी बोली, हाँ, जी कॉर्पोरेशन हमारी बच्ची की हो है। कल्पना जी के कंफर्म करते हैं ये नो हैरानी से फिर से ईशानी को देखने लगे। ये लड़की एयर खूबसूरत नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है। नो डाउट कि क्यों मोक्ष ने इस लड़की को चुना, क्योंकि दोनों परफेक्ट और बिल्कुल कंफर्टेबल थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सदमे से उभर आए। निशी जी ने पूछा, और ये बच्ची कौन है? उनका इशारा मेहिका की तरफ था। वहीं मोहिका की जिक्र होते ही तन्वी मेहिका की तरफ देखने लगी। दक्ष और मेहिका एक साथ बैठे थे, दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया था। पहले जब उसने दक्ष को ग्रिट किया तब भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो कोई हवा हो। तभी कल्पना जी बोली, ये मेहिका है, ये बच्ची एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, हमारी बहू ईशानी की स्टूडेंट है। ओहो, तो ये लड़की सिर्फ एक डॉक्टर है, इसकी हिम्मत कैसे हुई दक्ष को फंसाने की? आज तो सब इसकी असलियत जानकर ही रहेंगे। और लगता है राजवंश फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि ये दक्ष के साथ रिलेशन में है। तन्वी ने खुश होकर मन ही मन सोचा, अब तो वो दक्ष के साथ शादी करके ही रहेगी। तभी निशी जी बोले, ओहो, ये तो अच्छी बात है। सागर जी सीधा बात पर आते हुए बोले, आप सब बहुत सालों से हमारी फैमिली को जानते हो, और हम भी आपकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। क्या हम इस बिजनेस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं? उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। अखिलेश जी बोले, मतलब हम समझ नहीं पाए मिस्टर देशमुख। एक्चुअली मैं आज यहाँ आपको अपने बेटे की वेलकम पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। इतना कहकर उन्होंने कार्ड सामने रख दिया, फिर बोले, मैं एक और बात कहना चाहता था। मैं अपनी बेटी तन्वी की प्रपोजल दक्ष के लिए लेकर आया था। दक्ष बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, और तन्वी भी दक्ष को पसंद करती है। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले बच्चों से जान लेना चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने चाहिए।
दक्ष को अगर तन्वी पसंद हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी बात सुनकर दक्ष और मेहिका दोनों के सिर पर जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। पर दादी माँ और कल्पना जी बोली, अरे ये तो अच्छी बात है, दक्ष भी 25 साल का हो गया है, उसे तो शादी करनी जी है, अगर तन्वी उसे पसंद हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनक जी और कल्पना जी को तन्वी पसंद तो नहीं थी, पर उसकी फैमिली अच्छी अच्छी थी। ये सुनकर तन्वी खुश हो गई, उसे बस दक्ष के हाँ कहने का इंतजार था। तभी दक्ष थोड़े गुस्से से बोला, मोम, दादी माँ आप ये क्या कह रही हो, अभी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। अगर करना है तो मैं आपको बता दूंगा। दक्ष ने डर से मेहिका को देखा जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि इन लोगों के जाने के बाद वो अपनी और मेहिका के रिश्ते के बारे में बता देगी। क्यों, तुम्हें शादी क्यों नहीं करना है नालायक, क्या तुम भी अपने बड़े भाई की तरह मुझे परेशान करना चाहते हो? कनक जी दक्ष को गुस्से से देखकर बोली, दादी माँ। दक्ष ने लाचारी और बेबसी से उन्हें देखा। तभी कल्पना जी बोली, क्या दादी माँ, हाँ, तुम्हें इसी साल शादी कर लेनी चाहिए। आपनी मोम की बात सुनकर दक्ष का मुंह बिगड़ गया। वहीं तन्वी तो खुश थी, अब दक्ष उससे शादी करने से कैसे मना करेगा। वहीं नव्या तो तन्वी को देखकर इरिटेटेड हो रही थी, ये लड़की उसके भाई के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तभी ईशानी बोली, मोम, दादी माँ अगर दक्ष नहीं चाहते हैं तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर दक्ष को जैसे अपना लाइफ सेवियर मिल गया हो। वो खुशी से बोला, भाभी आप बेस्ट हो, आपके सिवा यहाँ कोई मुझे नहीं समझ सकता। वो रोने की एक्टिंग करके ईशानी को साइड से गेल लगा लिया, तो रुद्रांश ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसे पीछे धक्का देने लगा। जैसे कह रहा हो मेरी मॉम से दूर रहो। वहीं तन्वी का चेहरा ईशानी की बातें सुनकर पीला पड़ गया था। मोक्ष की बीवी को उसकी और दक्ष के रिश्ते से क्या प्रॉब्लम हो रही है जो वो सबको मना कर रही है। दक्ष रुद्रांश को देखकर पीछे हट गया। तभी ईशानी बोली, वैसे मैंने ऑलरेडी दक्ष के लिए एक लड़की सोच रखा है। अपनी भाभी की बात सुनकर दक्ष फिर से रोने वाला था। आपकी बेटी एक जिद्दी अड़ियल लड़की है, करंट के झटके। वो रोने की एक्टिंग करके ईशानी को साइड से गेल लगा लिया, तो रुद्रांश ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसे पीछे धक्का देने लगा। जैसे कह रहा हो मेरी मॉम से दूर रहो। वहीं तन्वी का चेहरा ईशानी की बातें सुनकर पीला पड़ गया था। मोक्ष की बीवी को उसकी और दक्ष के रिश्ते से क्या प्रॉब्लम हो रही है जो वो सबको मना कर रही है। दक्ष रुद्रांश को देखकर पीछे हट गया। तभी ईशानी बोली, वैसे मैंने ऑलरेडी दक्ष के लिए एक लड़की सोच रखा है। अपनी भाभी की बात सुनकर दक्ष फिर से रोने वाला था। अब आगे वो मन ही मन बोला, भाभी आप क्यों मुझ बेचारे को बलि चढ़ा रही हो? अभी तो आपने मुझे बचाया और फिर से आकाश में लेकर सीधा नीचे गिरने की प्लानिंग कर रही हो। ही भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे लगा था मैं भाई से बोला कि वो घर वालों को मनाए मेरी और मेहिका की शादी के लिए, पर यहाँ तो भाभी ने मेरे लिए पहले ही किसी को देख रखा है। क्या भाभी मुझे मरवाना चाहती है अपनी स्टूडेंट के हाथों? वहीं ईशानी की बात सुनकर मेहिका की आंखों में और भी आंसू आ गए। क्या उसकी टीचर ने दक्ष के लिए एक लड़की ऑलरेडी ढूंढ कर रखा है? क्या उसका और दक्ष का फ्यूचर में कोई भी चांस नहीं है? वो अपनी टीचर को कैसे बताए कि वो दक्ष से प्यार करती है? वो अपनी लिप्स बाइट करके खुद को रोने से रोक रही थी। पहली बार तो उसे प्यार हुआ था, कुछ दिन पहले ही तो उन दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस किया था। क्या इतनी जल्दी उनकी डेस्टिनी इतनी खराब है कि उन्हें अलग होना पड़ रहा है? वहीं ईशानी दक्ष और मेहिका की चेहरे की एक्सप्रेशन को गौर से देख रही थी। उसकी होंठों पर एक स्माइल थी, जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही है। तभी दादी माँ और कल्पना जी खुशी से बोली, क्या सच में बच्चा तुमने ऑलरेडी दक्ष के लिए किसी को ढूंढ लिया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताओ वो कौन है? उन्हें अपनी बहू पर पूरा भरोसा था। अगर लड़की ईशानी ने ढूंढी है तो वो लड़की सच में बहुत अच्छी होगी। वहीं तन्वी गुस्से में पागल हो रही थी, उसकी आंखों से गुस्से की वजह से आंसू बहने लगे। ये देखकर उसकी मोम डैड को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर भी निशी जी फीकी स्माइल करते हुए बोली, क्या मिसेस राजवंश को हमारी बेटी तन्वी पसंद नहीं आई? वैसे ये बात बच्चों के बीच होनी चाहिए, दक्ष को डिसाइड करना चाहिए कि वो किसे पसंद करता है। उनकी बात सुनकर तन्वी ने दक्ष को देखा। वहीं दक्ष तो अपनी भाभी और मेहिका के बीच ही फंसा हुआ था। उसे इस तन्वी से कोई मतलब नहीं था। वो तो सोच रहा था कि अपनी भाभी को कैसे मना करे और बोले कि उन्होंने जिसे उसके लिए पसंद किया है वो उसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल तो सिर्फ एक लड़की के पास था और वो थी मेहिका। तभी ईशानी तिरछी स्माइल करके बोली, ये भी ठीक है मिसेस देशमुख। फिर वो दक्ष को देखकर बोली, दक्ष क्या तुम मेरी पसंद किए लड़की से शादी करोगे? दक्ष बुरी तरह से फंस गया था। उसने मेहिका को देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, तो वो अपनी आंसू को धीरे से साफ कर रही थी। ये देखकर उसकी दिल में दर्द सा उठा। वो खुद को संभालते हुए अपनी भाभी को देखकर बोला, भाभी मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैं आपकी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं कर सकता।
इतना कि कर उसने अपना सिर झुका लिया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। उसने आज अपनी मां समान भाभी की बात को मानने से इनकार कर दिया था, वो भी बाहर वालों के सामने। तो उसकी भाभी की क्या इज्जत रह जाएगी फिर। ये सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे बहुत ज्यादा खुद से दोषी महसूस हो रहा था। कोई और बात होती तो ईशानी उसे जो भी कहती वो बात दक्ष बिना सोचे समझे मान लेता, पर यह बात वो मान नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेहका से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब तो वो अपनी पूरी जिंदगी की सपने मेहका के साथ देखना चाहता था। तभी तन्वी की होंठों पर स्माइल आ गई, निशी जी की होंठों पर भी स्माइल आ गई। कनक जी कल्पना जी दक्ष को गुस्से से घूर रही थी। इस लफकर की हिम्मत कैसे हुई इन बाहर वालों के सामने अपनी भाभी को मना करने की। पर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसकी चेहरे पर तो स्माइल आ गई। तभी निशी जी बोली, तो दक्ष क्या तुम तन्वी से शादी करोगे? क्या तुम उसे पसंद करते हो? उनकी बात सुनकर दक्ष का गुस्सा बढ़ गया। ये तीनों यहाँ नहीं आती इतना सब कुछ होता ही नहीं। दक्ष गुस्से से बोला, आपकी बेटी वो आखिरी इंसान होगी जिसे मैं दक्ष राजवंश पसंद करूंगा या शादी करूंगा। आपकी बेटी एक जिद्दी अड़ियल लड़की है जिसे खुद की स्वार्थ के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है मैं आपकी इस बेटी से शादी करूंगा जो जानबूझकर यहाँ आए है? जबकि मैं पहले भी कई बार इसे कह चुका हूं कि मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही ये लड़की मुझे जरा भी पसंद है। उसकी बात सुनकर सागर जी और निशी जी का चेहरा थोड़ा लटक गया। वो भी जानते थे कि उनकी बेटी बहुत जिद्दी है, पर उनकी 4 पीढ़ी के बाद ये इकलौती बेटी होने की वजह से उन लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार देकर बड़ा किया था। वहीं तन्वी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। क्या दक्ष उसे सबके सामने फिर से रिजेक्ट कर रहा है? वहीं अब जाकर सबको समझ आया कि दक्ष इस लड़की को पसंद नहीं करता है, पर शायद ये लड़की दक्ष के पीछे पड़ी हुई है। ईशानी ने तन्वी को देखा फिर सिर हिला दिया। वो पहले से ही समझ गई थी तन्वी इतनी अच्छी नहीं है, और निशी जी भी खुद को जितनी अच्छी और जेंटल प्रेजेंट कर रही थी वो भी इतनी जेंटल नहीं है। तभी कल्पना जी बोली, ईशानी तुमने किस लड़की को दक्ष के लिए चूज किया था बताओ? तुमने चूज किया था तो वो लड़की जरूर बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। ये नालायक शादी नहीं करेगा तो मत करे। मेरा एक भतीजा है, वो भी बहुत कैपेबल है, उसने हमारी फैमिली बिजनेस को इनहेरिट किया है। मैं उसके लिए उस लड़की को सजेस्ट करना चाहती हूँ। दोनों को अगर एक दूसरे से प्यार हो जाए तो अच्छा होगा। श्योर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशानी ने हंसते हुए कहा और बोली, मैंने मेहिका को दक्ष के लिए चूज किया था, पर अब जब दक्ष मेहिका से शादी नहीं कर सकते तो आप इसके लिए एक अच्छा लड़का सजेस्ट कर सकती हो मोम। मैं मेहिका की पेरेंट्स से बात कर लूंगी। ईशानी की ये बात तो दक्ष और मेहिका दोनों पर ही किसी बिजली की तरह गिरी थी। मतलब उसकी भाभी, उसकी टीचर ने उन्हें एक दूसरे के लिए चूज किया था। दक्ष हैरान और सदमे में था और खुद को दिल ही दिल में कोस रहा था। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी में मना करने की? अगर थोड़ी देर के लिए हाँ कह देता तो अभी मेहिका और उसकी शादी उसकी भाभी फिक्स कर देती। कितना अच्छा होता, दोनों की जल्दी शादी हो जाता। वो इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? अब तो ये लोग उसकी मेहिका की शादी किसी और से करवाने को उतावले हो रहे हैं। खास करके उसकी मोम ने तो लड़के तक सोच लिया था। हे भगवान, उसने क्या पाप किया है जो उसके साथ ऐसा सब हो रहा है? वहीं मेहिका भी हैरान परेशान थी। अगर उसकी टीचर ने उसकी मोम डैड से बात किया तो उसकी मोम डैड कभी मना नहीं करेंगे। वहीं बाकी सब हैरान थे कि ईशानी ने मेहिका को दक्ष के लिए चूज किया था। उन्हें भी मेहिका बहुत पसंद थी। एक बार तो कल्पना जी और कनक जी ने भी उन दोनों के बारे में सोचा था, पर दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था, इसलिए उन दोनों ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। तभी दक्ष जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं, आपको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं मेहिका से शादी करने को तैयार हूँ। दक्ष का दिल घबरा रहा था, उसने जल्दी से मोहिमा की हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। ईशानी अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, पर कुछ देर पहले ही तो आपने मेहिका से शादी करने से मना किया था। उसकी बात सुनकर दक्ष हड़बड़ाते हुए बोला, पर भाभी उस वक्त आपने मेहिका का नाम नहीं बोला था ना? ओहो, तो क्या तुम्हें बस मेहिका का नाम पसंद है जिसे सुनते ही तुम शादी के लिए हाँ कर देते? कल्पना जी उसकी कान को मरोड़ हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी की बात को टालने की? अब तो मैं मेहिका की शादी अपने भतीजे से ही करवाऊंगी। नहीं मोम, मुझे सिर्फ महिमा का नाम ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मेहिका पसंद है। आप मेरे साथ ऐसा न्यू कर सकती, आप मेहिका और मुझे अलग नहीं कर सकती। अब सब समझ गए थे कि आखिरी माजरा क्या है। ये डोंग जरूर एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस बारे में ईशानी को पहले से ही पता चल गया है, इसलिए ईशानी उनके लिए बोल रही थी। दक्ष अपनी भाभी को देखते हुए बोला, सॉरी भाभी, मैं कभी भी आपको मना नहीं करता, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने बाहर वालों के सामने आपको मना किया। उसकी बात सुन मार ईशानी ने सिर हिला दिया। उसे तो पहले से ही पता था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहीं मेहिका ईशानी से सांप नजर चुराते हुए बोली, सॉरी टीचर, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे दक्ष से प्यार हो गया।
मैं आपको बताना चाहती थी, पर डर लग रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। और आज से तुम मुझे टीचर छोड़कर दक्ष की तरह भाभी कह सकती हो। ईशानी ने पोलाइट स्माइल के साथ कहा तो मेहका की होंठों पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से ईशानी के गले लग गई। थैंक यू टीचर, आप सबसे अच्छी हो। ठीक है, इससे पहले कि नेता बेटा तुम्हें धक्का दे दे तुम मुझे छोड़ सकती हो। उसकी बात सुनकर मेहका के साथ बाकी सबने नीचे देखा, जहां रुद्रांश अपनी मोम की गोद में बैठकर गुस्से से मेहका को घूर रहा था। चाचे लड़का हो या लड़की, रुद्रांश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। को भी उसकी मोम के पास आया था, वो सब उसके लिए दुश्मन बन जाते थे। मेहका ने फीकी हंसी हंसते हुए पीछे हट गई और दक्ष के पास बैठ गई। दक्ष भी अपनी भाभी को गले लगाना चाहता था, पर रुद्र की नजरें देखकर उसने मुंह बना लिया। तभी निशी जी बोली, मिसेस राजवंश, क्या आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए? तन्वी भी गुस्से और नफरत से ईशानी को देख रही थी। क्यों मिसेस राजवंश को इस मेहका नाम की लड़की में ऐसा क्या खास लगा जो उसने उसकी दक्ष के शफी फिक्स करवा दिया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट है? क्या उसे भी एक चांस नहीं मिलना चाहिए था खुद को प्रूव करने के लिए? तभी ईशानी कोल्ड भाव से बोली, क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है मिसेस देशमुख? ईशानी को आवाज बहुत कोल्ड और शार्प थी, इसलिए सागर जी थोड़ा डर गए और उन्होंने निशी जी की हाथ को पकड़कर उन्हें और कुछ कहने से मना कर दिया। तभी कल्पना जी गुस्से और ठंडी आवाज में बोली, मेरी बहू को आप बोलने वाली कौन है? ये हमारे घर का मैटर है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको इतना भी कॉमन बात नहीं पता है निशी जी? और हमारी बहू जो भी फैसला लेती है हमेशा सोच समझ कर ही लेती है। मुझे पता है उसने दक्ष के लिए मेहका को चूज करके बहुत अच्छा किया है। निशी जी कुछ कहती उससे पहले सागर जी बोले, जी बिल्कुल मिसेस राजवंश, आप सही कह रही हो, इसमें निशी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो भी हो ये आपकी घर की मैटर है, अभी हमें चलना चाहिए। आप सब पार्टी में अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। इतना कहकर उन्होंने निशी जी और तन्वी को इशारा किया। तन्वी अपनी जगह से उठ गई और ईशानी को नफरत से घूरते हुए आगे चली गई। उसके हिसाब से सब कुछ ईशानी की वजह से हो रहा था, पर उसकी नफरत भरी नजर को दोनों बच्चों ने देख लिया था। दक्ष ने कुछ किया तो एक छोटा मिनी सीटर थोड़ा चमक गया। जैसे ही तन्वी उसे क्रॉस करके जाने वाली थी, उसकी पैर उससे टच हो गया। वो आगे मूव भी नहीं कर पा रही थी, उसे तेज करंट का झटका लगा। तन्वी की मुंह से बस आह ही निकला, बाकी वो कुछ बोले बिना हिल रही थी। करंट की झटके की वजह से उसकी हालत खराब हो रहा था। तभी उसकी मोम डैड भी पीछे मुड़ गए। अपनी बेटी की हालत देखकर दोनों हैरान हो गए और दोनों उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। करंट का झटका, ब्लास्ट। जैसे ही तन्वी उसे क्रॉस करके जाने वाली थी, उसकी पैर उससे टच हो गया। वो आगे मूव भी नहीं कर पा रही थी, उसे तेज करंट का झटका लगा। तन्वी की मुंह से बस आह ही निकला, बाकी वो कुछ बोले बिना हिल रही थी। करंट की झटके की वजह से उसकी हालत खराब हो रहा था। तभी उसकी मोम डैड भी पीछे मुड़ गए। अपनी बेटी की हालत देखकर दोनों हैरान हो गए और दोनों उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। अब आगे, पर जैसे ही निशी जी ने उसे टच किया तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें करंट महसूस हो रहा है। उन्होंने जल्दी से तन्वी के ऊपर से अपना हाथ झटके से हटा दिया। वहीं तन्वी की तो हालत खराब हो गई थी, उसके बाल खराब हो रहे थे हिलते हुए। उसकी माथे से पसीना बह रहा था। सागर जी ने नीचे देखा तो एक खिलौना जैसा कुछ तन्वी की पैरों के पास था। सागर जी समझ गए कि उस मिनी सीटर की वजह से ही तन्वी को करंट लग रहा है। सागर जी ने रुद्र की हाथ को देखा जो शायद रिमोट कंट्रोल के साथ खेल रहा था। निशी जी भी समझ गई कि रुद्र ने जो रिमोट पकड़ा है उसकी वजह से ही करंट लग रहा है शायद। बच्चे इसे बंद करो, देखो इससे करंट लग रहा है। निशी जी रुद्रांश की तरफ देखकर जोर से बोली। उन्हें अपनी बेटी की हालत खराब लग रही थी। उनकी बात कहाँ रुद्र सुनने वाला था, उल्टा उनकी तेज आवाज सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। तो वो गुस्से में उन्हें घूरते हुए करंट की स्पीड को बढ़ा दिया, जिस वजह से तन्वी को ज्यादा करंट लग रही थी। वहीं उसकी हालत देखकर दक्ष, नव्या और मेहिका ने अपनी मुंह पर हाथ रख लिया। उन तीनों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, वो अपनी हंसी को रोककर बैठे हुए थे। तभी कल्पना जी बोली, निशी जी, रुद्र बच्चा है, आप मेरे पोते से इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकती हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे इतनी तेज बात करने की? क्या होगा अगर आपकी तेज आवाज से मेरा पोता डर गया तो? कल्पना जी की बात सुनकर निशी जी हैरान रह गई। क्या ये बदमाश बच्चा डरता भी है? उन्होंने तेज आवाज में बोला, तो ये डर जाएगा? ये बच्चा कहाँ से डरा हुआ लग रहा है, ये तो उल्टा उन्हें गुस्से से घर रहा है, जैसे अभी उन्हें मार डालेगा अपनी आंखों से। कल्पना जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है मेरी बेटी की क्या हालत है? इसे छूने से करंट लग रहा है, हमें इसे कैसे हटा सकते हैं? आपको बच्चे के हाथ से रिमोट लेकर इसे बंद करना चाहिए। उनकी बात सुनकर कल्पना जी की मुंह बन गया। ईशानी रुद्र के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेबी अब जाने दो। रुद्र ने अपनी मोम को देखा और हाँ में सिर हिला दिया।
उसने सीटर को तन्वी की पैरों से दूर कर दिया, पर अब तक तन्वी की हाथ पैर सुन्न हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। सागर जी और निशी जी ने उसे पकड़ लिया। वहीं रुद्रांशी अपने भाई को देखकर क्लैप कर रही थी। वहीं रुद्रांश ने उन सबको देखा और अपनी आंखें दिखाकर हाथ ऊपर कर दिया, जैसे इशारे कर रहा हो घर से बाहर निकल जाओ। ये देखकर सबको हंसी आ रही थी। दक्ष और नव्या ने अपने सिर को नीचे कर लिया और हंसने लगे। वहीं निशी जी एक बार घूरकर रुद्र को देखा, जो उन्हें देख मार डेविल स्माइल कर रहा था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया है। भगवान, ये मोक्ष का बेटा उसकी तरह ही सच में एक शैतान है। दोनों ने तन्वी को लिया और वहां से बाहर चली गई। बाहर आकर निशी जी ने राहत की सांस लिया। तन्वी को धीरे धीरे अच्छा लग रहा था। कार में बैठने के बाद वो बोली, मोम मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी ईशानी राजवंश की हिम्मत कैसे हुई मेरे दक्ष को किसी और के साथ शादी करवाने की। और वो छोटा सा बदमाश बच्चा कितना चालाक है, उसने जानबूझकर मुझे करंट दिया। तभी निशी जी ने उसकी हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाकर बोली, बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम अपनी गुस्से को कब काबू में करोगी? हाँ, वक्त का इंतजार करना सीखो तन्वी। जब वो वक्त आएगा तो दक्ष तुम्हारा हो सकता है, और अभी के लिए शांत रहो। भूलो मत, तुम उस लड़की से पंगा नहीं ले सकती। वो मोक्ष राजवंश की वाइफ है और जी कॉर्पोरेशन की ओनर भी। तुम्हें क्या लगता वो तुम्हारी कॉलेज में पढ़ने वाली कोई सिंपल लड़की है जिसे तुम धमका सकती हो? मैंने सुना है जी कॉर्पोरेशन की ओनर बहुत ज्यादा क्रूएल है। वो आपने खग जाने वालों को रातों रात गायब करवा देती है, यहां तक कि उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। आज तक कितनी कंपनी को उसने बर्बाद किया है। और बाकी उस बच्चे की बात, वो मोक्ष राजवंश का बेटा है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसका क्या कर सकती हो? हाँ, अगर तुमने उस पर नजर भी उठाया तो मोक्ष राजवंश हमें पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे लग जाएगा। और राजवंश फैमिली में भी सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। राजवंश फैमिली आपने खून अपने बच्चों को ज्यादा पैम्पर करने के लिए ही जाने जाते हैं। तुम्हें बस सही मौके की आने का इंतजार करना होगा बच्चा। कब कब मोम, कब सही मौका आएगा? मेरे दक्ष की शादी उस लड़की के साथ होने जा रही है। क्या करूंगी मैं? क्या उनकी शादी होते हुए बस देखती रहूं? नहीं बेटा, शादी बस फिक्स हुई है। अभी शादी हुई तो नहीं है ना। तुम्हें बस इंतजार करना है, देखना दक्ष की शादी तुमसे ही होगी। तभी सागर जी, जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, वो अंदर आए। उनके अंदर आते ही निशी जी चुप हो गई। सागर जी के बैठने के बाद तन्वी रोते हुए बोली, डैड, दक्ष मुझे पसंद नहीं करता है। सागर जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोली, चुप हो जाओ बेटा। जो जिसकी किस्मत में होता है उसे वही मिलता है। और दक्ष तुमसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। इसलिए उससे शादी करने की जिद तुम छोड़ दो। किसी को उसकी प्यार से अलग करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दक्ष से भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा बच्चा। पर तुम दक्ष को भूल जाओ, किसी के प्यार को हम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। सागर जी उसे समझा रहे थे, पर उनकी बातें सुन मार उल्टा तन्वी को गुस्सा आ रहा था। उसे क्यों सैक्रिफाइस करना होगा? कभी नहीं, वो कभी दक्ष को जाने नहीं देने वाली थी। चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो दक्ष को हासिल करना चाहती थी। उसके डैड उसकी साथ नहीं देंगे तो क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ करके दक्ष को अपना बना लेगी। पर उसने अपने डैड को कुछ नहीं कहा। वो जानती थी उसके डैड ऐसे इंसान हैं जिन्हें मोरल वैल्यू और कायदे में रहना पसंद है। अब बस वो अपनी मोम पर ही भरोसा कर सकती थी। वहीं अंदर देशमुख फैमिली के जाने के बाद सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। दक्ष रुद्र की बालों में हाथ घुमाते हुए प्यार से बोला, वाह मेरे शेर, तुमने तो फिर से कमाल कर दिया। तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। उस चुड़ैल को उसकी बाल किसी स्प्रिंग को तरह लग रहे थे। आज से जो कोई भी मुझे परेशान करेगा तुम उसे पनिश करना, ठीक है बेबी? रुद्र ने गुस्से से दक्ष के हाथ को अपनी सिर से झटक दिया और उसे एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखने लगा। जैसे कहना चाहता हो, आपके लिए कौन सबक सिखा रहा है? मैंने तो उसे इसलिए सबक सिखाया क्योंकि उसने मेरी मोम को घूर कर देखा। दक्ष का तो मुंह ही बन गया। ठीक है, नहीं करना है हेल्प तो मत करना। कनक जी बोली, वैसे बेवकूफ, तुम पहले से ही मिजिका से प्यार करते हो। ये बात तुम कब हम सबको बताने वाले थे? हाँ, और तुम लोग कब से साथ में हो? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी दक्ष की तरफ देखने लगे। दादाजी बोली, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरी बीबी तुम्हारी पिटाई करे तो सच सच बता दो। दक्ष ने अपनी मोम और दादी माँ को देखा और सब कुछ बोल दिया जो हुआ था। चलो, तुमने पहली बार कुछ तो अच्छा काम किया हमें मेहिका जैसी प्यारी बहू देकर। कल्पना जी उसकी सिर पर चपत लगाते हुए बोली। तो दक्ष ने बस अजीब तरह मुस्कुरा दिया। वो अपनी मोम को क्या कह सकता था? चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी मोम के लिए वो बच्चा ही है। वहीं मेहिका को भी शर्म आ रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि नव्या उसे चिढ़ा रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप भाई को पसंद करती हो। नव्या उसकी कंधे को धीरे से टकराते हुए बोली। मेहिका हैरानी से उसे देखने लगी तो नव्या हंसते हुए बोली, इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है होने वाली क्यूट भाभी। मैंने आपकी आंखों में दक्ष भाई के लिए प्यार देखा था। जब भी आप उन्हें देखती थी तो आप बहुत शर्मा जाती थी। और तब मैं कंफर्म हो गई जिस दिन भाभी ठीक हो गई। आप जाने वाली थी इसलिए आप बहुत उदास थी।
और उदास होकर आप बार बार भाई को ही देख रही थी, जैसे आप कहना चाहती हो कि वो आपको रोक ले। फिर जब भाभी ने आपको रुकने को कहा तो आप खुश हो गई और खुशी से आप सिर्फ दक्ष भाई को ही देख रही थी। मैंने सही कहा ना? नव्या की बात सुनकर मेहिका ने शर्म से अपनी मुंह छिपा लिया। क्या वो इतनी ज्यादा अपनी प्यार को रिवील कर रही थी कि नव्या को भी पता चल गया? हाँ, जैसे वो देख रही थी शायद उसकी टीचर को भी पता चल गया होगा। और कुछ दिन से जब से उन दोनों ने कन्फेस किया था, तब से वो घर में भी वो कभी कभी क्लोज आ जाते थे। ईशानी को इस वक्त आपने हब्बी की बहुत याद आ रही थी। अगर मोक्ष यहाँ होता तो अब तक रुद्र के साथ उसका 10 बार झगड़ा हो चुका होता। उसे उस इंसान के बारे में भी जानना था जो उसके हब्बी के साथ थे। वो जानना चाहती थी कि वो इंसान कौन है, क्या उनका जैकी के साथ कोई संबंध है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त एक आइलैंड में खड़ा था। बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़े पहने उसे घेरे हुए थे। वहां पर लाशों का पहाड़ बन गया था। मोक्ष अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा मौत का देवता जैसे लग रहा था। सामने उसे जो लोग घेरे हुए थे, सिर्फ उतने ही लोग इस आइलैंड में बचे हुए थे। उसने एक ही दिन में ब्लैक अंडरवर्ल्ड के 3 आइलैंड के बेस को बर्बाद कर दिया था। वहीं ईशानी के आदमी स्टीफन के भी 4 लोग इसमें मर गए थे। मोक्ष को गुस्सा आ रहा था। सामने खड़े लोगों में से एक इंसान बोला, ब्लैक डेथ बहुत हो गया, अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हें अभी गोली लगी है, अगर तुम जीना चाहते हो तो हम वो तलवार दे दो। यहाँ पूरे आइलैंड में मिनी बॉम्ब लगी हुई है, हमें मारने के बाद भी तुम बच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंसने लगा। उसकी हंसी भी बहुत भयानक थी। तभी उसके दिल में हलचल हुआ, मेरी बीवी मुझे याद कर रही है, तभी मेरा दिल इतना धड़क रहा है। मोक्ष मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। अब तक तो सामने खड़े लोगों की गन से बुलेट भी खत्म हो चुकी थी, पर अभी तक वो इन रख्यास को मार नहीं पाए थे। अब तो उन्हें अपनी ही जिंदगी के लिए डर लग रहा था कि कहीं ये इंसान उन्हें मार ना डाले। मोक्ष ने फिर से मारना शुरू कर दिया। उसकी हर बार तेज था। पूरे आइलैंड में फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज से भर गई। मोक्ष को अब अपनी बीबी के पास जाना था। वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता था। तभी दूर से एक शिप नजर आया जिस पर संजय जी और उनके आदमी थे। मोक्ष ने अब तक सबको मार दिया था, इसलिए वो किनारे की तरफ बढ़ गया। पर तभी जिसके साथ में रिमोट था वो जिंदा था। उसने जल्दी से बम को एक्टिव कर दिया। मोक्ष किनारे पर था तब बम ब्लास्ट हो गया। वहीं शिप को दूर थी जिसमें संजय जी और उनके लोग थे, वो हैरान हो गए। संजय जी चिल्ला पड़े, मोक्ष बेटा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब तक पूरे आइलैंड में सिर्फ आग और धुआं था। मोक्ष को कहां ढूंढे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वहीं स्टीफन के लोग जो शिप में थे वो भी डर से भर गए। ही भगवान, ऐसा कैसे हो गया? उनकी बॉस के पति को क्या हो गया? अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी बॉस सबको जरूर मार डालेगी। उन्हें पता था कि जरूर उनकी बॉस अपने पति को बहुत प्यार करती होगी, वरना वो कभी उन्हें वो रिंग नहीं देती, ना ही अपने पति को सही सलामत भेजने को स्टीफन बॉस को कहती। एक गार्ड ने जल्दी से मोक्ष को ढूंढते हुए अपने बॉस स्टीफन को कॉल लगा दिया। वहीं स्टीफन जो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था, जैसे ही उसने अपने गार्ड का कॉल देखा उसने चिढ़ते हुए कॉल उठाया। क्या है? उसने गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी रोमांटिक मूड की बैंड बज गई थी। ईशानी और डैनी का जर्मनी जाना, बच्चों का रोना, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी बॉस सबको जरूर मार डालेगी। उन्हें पता था कि जरूर उनकी बॉस अपने पति को बहुत प्यार करती होगी, वरना वो कभी उन्हें वो रिंग नहीं देती, ना ही अपने पति को सही सलामत भेजने को स्टीफन बॉस को कहती। एक गार्ड ने जल्दी से मोक्ष को ढूंढते हुए अपने बॉस स्टीफन को कॉल लगा दिया। वहीं स्टीफन जो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था, जैसे ही उसने अपने गार्ड का कॉल देखा उसने चिढ़ते हुए कॉल उठाया। क्या है? उसने गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी रोमांटिक मूड की बैंड बज गई थी। अब आगे उधर से एक घबराया हुआ आवाज आया। दूसरी तरफ की बातें सुनकर स्टीफन को एक बड़ा सदमा लग गया था। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। बॉस के पति बॉम्ब ब्लास्ट से पहले निकले नहीं थे और अब तुम्हें वो नहीं मिल रहे हैं। तुम लोग गधे कर क्या रहे थे? स्टीफन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था सबको मार डाले। उसने अपनी बीबी रैनी को देखा जो इशारे में इसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तो स्टीफन ने उसे नजरों से ही शांत किया और बेड से उठकर बाहर चला गया। उसके दिमाग में तो ब्लास्ट हो रहा था। उसे याद आ रहा कि उसकी बॉस ने क्या कहा था। अगर उसकी बॉस को अपना डेविल हस्बैंड सही सलामत नहीं मिला तो वो अपना सिर काट काट कर अपनी बॉस को दे देगा। ही भगवान, उस धमकी के बारे में सोचकर स्टीफन की माथे से पसीना बहने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका ये आखिर दिन होने वाला है। काश वो भी मिस्टर राजवंश के साथ ही जाता तो कितना अच्छा होता। वहीं आइलैंड पर संजय जी अभी भी पागलों की तरह मोक्ष को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था उनके भतीजे को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला था, फिर भी उन्हें बहुत डर लग रहा था। अगर मोक्ष को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएंगे। मोक्ष बिना बताए पहले ही यहाँ आ गया था। वो सब थोड़े देर से आए थे, वरना वो भी मोक्ष के साथ होते। मोक्ष के और स्टीफन लोग समुंदर की किनारे को उथल पुथल कर रहे थे। उन्हें कुछ भी करके अपने बॉस और बॉस के पति को ढूंढना था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी जो अभी रूम में सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुल गई।
उसे ऐसा लगा जैसे उसके हब्बी किसी मुसीबत में है, उसका दिल जैसे बेचैन हो उठा। उसने दोनों बच्चों को देखा जो आराम से सो रहे थे। ईशानी साइड में पिलो रखकर बालकनी में चली गई। उसने जल्दी से मोक्ष को कॉल किया, पर मोक्ष का फोन स्विच ऑफ था, जिस वजह से ईशानी और भी परेशान हो गई। फिर उसने जल्दी से स्टीफन को कॉल किया। 2 बार कॉल करने के बाद भी स्टीफन ने कॉल नहीं उठाया। ये देखकर ईशानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं स्टीफन इस वक्त एक शिप में था और उस आइलैंड की तरफ जा रहा था। जैसे ही उसने अपनी बॉस का कॉल देखा, उसका गला डर से सूख गया। उसे फोन उठाने से डर लग रहा था। वो क्या जवाब देगा अपनी बॉस को कि उनकी हस्बैंड ब्लास्ट के चपेट में आ गए और लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक किसी को उनका कुछ भी पता नहीं चला है। उधर ईशानी गुस्से में थी। स्टीफन उसकी फोन नहीं उठा रहा था। उसकी डाउट और भी बढ़ता जा रहा था। तभी उधर से स्टीफन का कॉल आया। स्टीफन ने बहुत हिम्मत करके ईशानी को कॉल किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक सच को नहीं छुपा सकता था अपनी बॉस से। ईशानी ने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से स्टीफन का घबराया हुआ आवाज आया। ईशानी की भौहें सिकुड़ गई। स्टीफन ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे ईशानी स्टीफन की बातें सुन रही थी, उसकी चारों तरफ का ऑरा और भी डार्क होता जा रहा था। ईशानी ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और जल्दी से आपने वॉच में कुछ किया। ये मोक्ष की वॉच से कॉन्क्ट था, पर इतने दूर होने की वजह से वो उसकी रीसेंट लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से डैनी को बुलाया। डैनी जो बाहर घूम रहा था, वो हवा की झोंके के साथ ईशानी की सामने बालकनी में आ गया। यस मोम, आपने मुझे बुलाया? डैनी एक पोलाइट बच्चे की तरह बोला। हाँ, तुम्हारे डैड मुसीबत में है। तुम अभी जितनी जल्दी हो सके बेस में जाओ और जाने के लिए तैयार रहो। हमारे एडवांस रोबो को एक्टिव करो और अपनी डुप्लीकेट को यहाँ सेफ्टी के लिए ले आओ। ओके मोम। इतना कहकर डैनी हवा की झोंके की तरह वहां से चला गया। ईशानी अंदर आकर अपने बच्चों के पास आ गई और दोनों की माथे पर उसने प्यार से किस किया। मोम, आपकी दादी को साथ लेकर जल्दी ही वापस लौट आएगी बेबी। इतना कहकर वो वार्डरोब में चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आ गई। वो पूरा ब्लैक आउटफिट में थी, किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। उसने अपने खंजर को अपने पास रखा और एक ऐसी लिया और वहां से बच्चों के पास चली गई। दोनों को उसने बाहों में भर लिया। उसके दोनों प्यारे बच्चों ने खुद को उसकी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे वो उनके लिए पूरी दुनिया हो। ईशानी दोनों की फेस पर प्यार से किस किया, फिर उन्हें आराम से सुला दिया और कुछ देर अपने बच्चों के पास बैठी रही। तभी बालकनी से आवाज आई, मोम सब कुछ तैयार है। ईशानी ने बाहर देखा और डैनी अपने साथ एक खुद के जैसा रोबोट के साथ अंदर आया, जो थोड़ा थोड़ा जैकी जैसा लग रहा था। वो एक एडवांस रोबोट था। बॉस, उस रोबोट ने ईशानी को ग्रिट किया। ईशानी ने उस रोबोट के चिप में सभी घरवालों के बारे में डाल दिया था। बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उस बच्चे जैसे रोबोट ने शांत आवाज के कहा, ओके बॉस। ईशानी ने कल्पना जी और बाकी सबके लिए एक मैसेज छोड़ा और बालकनी से सीधा डैनी के साथ बाहर चली गई। डैनी ने अपनी मोम को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में वो दोनों रात की अंधेरों में बेस के पास पहुंच गए। ईशानी अपनी प्राइवेट जेट के अंदर चली गई। वहां सभी उसे ग्रिट कर रहे थे, जो हमेशा ईशानी की लॉयल पर्सनल क्रू मेंबर रहे थे। वो सब ईशानी को अच्छे से जानते थे। वहां कुछ एडवांस रोबो भी थे जो इंसान जैसे लग रहे थे। ये ईशानी की इन्वेंशन थी। ईशानी अपनी रूम में चली गई। उनका जेट टेक ऑफ कर गया। रात सुबह हो गई थी, पर अब तक किसी को भी मोक्ष का कोई निशान नहीं मिला था। सुबह का वक्त राजवंश विला में हर कोई परेशान था, क्योंकि ईशानी बस मैसेज छोड़कर चली गई थी। दोनों बच्चे उठकर अपनी डैडी मॉम को ढूंढकर रो रहे थे। डैनी ने जो रॉबर्ट छोड़ा था वो थोड़ा थोड़ा डैनी की तरह दिखता था, पर वो रियल डैनी नहीं था। ये बात सब समझ गए थे। ये रॉबर्ट डैनी की तरह स्ट्रोंग और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। ऊपर से ये रॉबर्ट ईशानी को बोस बोस कह रहा था। अगर ये डैनी होता तो वो ईशानी को बोस नहीं मोम कहता। सब रुद्रांश और रुद्रांशी को संभाल रहे थे। रुद्रांश की नजर डोर पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अब आंसू बह रहा था। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, अब तो वो 1 साल का भी नहीं हुआ था। हर बच्चे की तरह उसे भी यही चाहिए था कि उसकी मोम और डैडी हमेशा उसके साथ उसके पास ही रहे। तभी न्यूज चैनल में आ रही न्यूज को सब देखने लगे। उसमें ब्लैक डेथ की मौत के बारे में दिखाया जा रहा था। क्या ब्लैक डेथ की सच में डेथ हो गई है? ब्लास्ट की टाइम की कुछ वीडियो शो हो रहा था न्यूज में। शायद इसे ब्लैक अंडरवर्ल्ड की लोगों ने कैप्चर किया था। उनकी हर एक आदमी के पास रिकॉर्डिंग डिवाइस होता था, जिससे सामने आपने दूसरे बेस पर क्या हो रहा है ये बात मेन बेस की लोग देख सके। और उन्होंने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जिसे उन लोगों ने फैला दिया था। उस वीडियो में बस ब्लास्ट होने तक का वीडियो था, जहां ब्लैक डेथ अंदर ही था, बाहर नहीं गया था। वहीं ये न्यूज देखकर नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कनक जी और कल्पना जी की तो होश ही उड़ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्लैक डेथ उनका मोक्ष ही है। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ईशानी क्योंकि किसी से बिना मिले बिना बताए रात को कहीं चली गई है।
जरूर वो मोक्ष को ढूंढने या उसके पास ही गई होगी। नव्या और दक्ष मोक्ष ही ब्लैक डेथ है नहीं जानते थे, फिर भी उनके आंखों में पता नहीं क्यों आंसू भर आए। नव्या बोली, क्या सच में ब्लैक डेथ को कुछ हो गया है? वो तो कितना स्ट्रोंग है, उसे कैसे कुछ हो सकता है? वो तो बस उन बुरे बदमाश लोगों को मार रहे थे। दक्ष सिर हिलाकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल ठीक होंगे, पिछली बार की तरह इस बार भी ये सब झूठी अफवाह होगी। नव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं भले ही मोक्ष ने मास्क पहना हुआ था और उसका शरीर भी धुंधला दिखाई दे रहा था, पर रुद्रांश ने अपने डैड की आंखों को पहचान लिया था। डैडी, डैडी! रुद्रांश टीवी को देखकर रोते हुए चिल्लाने लगा। इस वक्त उसकी आवाज क्लियर थी, वो कभी इतनी क्लियर तरीके से डैडी नहीं बोला था। वहीं सब हैरान थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पर अब सब हैरानी से रुद्रांश को देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अपने डैडी को पहचान लेगा, वो भी इतने धुंधले तस्वीर से। अगर उन्हें पता नहीं होता कि मोक्ष ही ब्लैक डेथ है और इस वक्त वो उसे न्यूज में देखते तो वो भी शायद मोक्ष को पहचान नहीं पाते। इसलिए वो हैरान थे कि उनके पोते ने अपनी डैडी को पहचान लिया। रुद्रांश की आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। ये देखकर सब परेशान हो गए। तभी दक्ष बोला, बच्चा वो तुम्हें डैडी नहीं है। पर तभी रुद्रांशी भी टीवी को इशारा करके डैडी के कर रोने लगी। ये देखकर सब और परेशान हो गए। दोनों बच्चे शायद अपने डैडी को पहचान गए थे। बच्चों, वो डैडी नहीं है, आप दोनों क्यों रो रहे हो? नव्या उन्हें शांत करवाते हुए बोली। पर दोनों बच्चे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस रोते हुए कुछ बच्चों सी आवाज में बोल रहे थे। तभी वो रॉबर्ट, जो जैकी की तरह दिख रहा था, उसने उन दोनों को अपने गोद में बिठा लिया और उन्हें लेकर उड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा। ये उसका काम था कि वो अपनी बॉस की बच्चों को रोने ना दे। वहीं सब परेशान थे। नव्या बोली, मोम, डैड, दादी माँ, आप सब देख रहे हैं दोनों बच्चे कैसे रो रहे हैं और दोनों क्यों न्यूज में ब्लैक डेथ को देखकर डैडी डैडी कह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों बच्चों को इस न्यूज से दूर रखना चाहिए, वरना दोनों फिर से रोने लगेंगे। कल्पना जी अपनी आंसू साफ करते हुए बोली। मोम, आप क्या कह रही हो? दक्ष ने हैरानी से पूछा। तो अखिलेश जी गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी मोम सही कह रही है। हमें दोनों बच्चों को इस न्यूज से दूर रखना चाहिए, वरना दोनों फिर से रोने लगेंगे। दोनों ने अपने डैडी को पहचान लिया है। अब से कोई भी न्यूज चैनल बच्चों के सामने ऑन नहीं रहेगा। आपने डैड की बात सुनकर नव्या और दक्ष दोनों हैरान हो गए। मोम, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब कि दोनों बच्चों ने भाई को पहचान लिया है? क्या ये ब्लैक डेथ जो न्यूज में दिखाई दे रहे हैं वो मोक्ष भाई है? दोनों हकलाते हुए बोले। हाँ, वो आपका मोक्ष भाई ही है, कनक जी रोते हुए बोली। उन्हें अपने पोते की बहुत चिंता हो रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर नव्या और दक्ष सदमे में थे। फिर वो रोने लगे। नहीं, हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हो सकता, हमारे भाई बहुत स्ट्रोंग है, कोई भी उन्हें मार सके ऐसा नहीं हो सकता, भाई ठीक होंगे। क्या इसलिए भाभी कहीं चली गई है? जरूर वो भाई को लेने गए होंगे डैनी के साथ। हाँ, भाभी जरूर भाई को वापस से फिली लेकर आएंगे। दोनों रोते हुए बोल रहे थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ईशानी इस वक्त लैंड हुई थी। अब तक शाम हो गई थी। वो सीधा वहां से एक बेस में चली गई जो उसने पहले बनाया था, जिसे अब स्टीफन मैनेज कर रहा था। ईशानी की आंखें इस वक्त गहरी थी, उसकी ऑरा बहुत भयानक हो गया था। सब उसे ग्रिड कर रहे थे। कुछ ही मेंबर इस वक्त बेस पर मौजूद थे, बाकी सब तो पहले ही मोक्ष को ढूंढने के लिए चले गए थे। आज पता नहीं क्या हो रहा है। स्टोरी में एडिट ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ना ही चैप्टर पब्लिश हो रहा है। सुबह से 4 घंटे लगाकर मैंने 2 चैप्टर लिखा था, जो ड्राफ्ट से ही गायब है। डोंट नो क्या हो रहा है। आई होप ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैकी किसका बेटा है? मोक्ष का पता। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ईशानी इस वक्त लैंड हुई थी। अब तक शाम हो गई थी। वो सीधा वहां से एक बेस में चली गई जो उसने पहले बनाया था, जिसे अब स्टीफन मैनेज कर रहा था। ईशानी की आंखें इस वक्त गहरी थी, उसकी ऑरा बहुत भयानक हो गया था। सब उसे ग्रिड कर रहे थे। कुछ ही मेंबर इस वक्त बेस पर मौजूद थे, बाकी सब तो पहले ही मोक्ष को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब आगे ईशानी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा अंदर चली गई। सबको पता चल गया था कि उनकी बॉस बहुत खराब मूड में है। ऑफकोर्स जब उनके पति नहीं मिल रहे हैं तो वो गुस्सा तो होंगे ही ना। वो सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। डैनी अपने मोम के साथ चल रहा था। उनके पीछे 2 और रॉबर्ट थे जो एडवांस थे। ईशानी अंदर जाकर लोकेशन चेक करने लगी। इंडिया से तो नहीं हो रहा था, पर यहां से तो ट्रैक हो सकता था ना। उसने जल्दी से मोक्ष की वॉच की लोकेशन को ट्रैक किया। उसी आइलैंड में दिखा रहा था जहां ब्लास्ट हुआ था। ये देखकर ईशानी ने मुठिया कस ली। अगर किसी और जगह शो हो रहा होता तो ईशानी समझ जाती कि मोक्ष कहीं और है, पर ये मोक्ष की वॉच का लोकेशन बस उसी जगह ही दिखा रहा था। चलो उस आइलैंड पर। ईशानी वहां नहीं रुकी, वो वहां से उस आइलैंड के लिए निकल गई। वहीं स्टीफन और बाकी सब अभी तक उस आइलैंड पर ही थे।
संजय जी इस वक्त बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भतीजे को कहाँ ढूंढे। स्टीफन तो अपनी बॉस के बारे में सोचकर ही डरा हुआ था। ऊपर से उसे मोक्ष के लिए भी चिंता हो रही थी, अगर वो नहीं मिले तो पक्का आज उसकी बॉस यहीं इसी सुनसान आइलैंड पर उसकी कब्र बना देगी, जहां उनकी कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर उसकी प्यारी बीबी रैनी का क्या होगा, वो तो भारी जवानी में ही विडो हो जाएगी। उसने जल्दी से सिर झटक दिया। ये वो क्या सोच रहा है, उसकी बॉस के पति ब्लैक डेथ है, उन्हें मारना आसान थोड़ी ना है। तभी उसे मैसेज मिला कि बॉस यहां पहुंच गई है, तो वो किनारे की तरफ भागा। ईशानी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए शिप से बाहर आए। संजय जी भी ईशानी को देखने के लिए आ गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी बहू मोक्ष को ना पाकर रोने लग जाए तो वो उसे संभल लेंगे। तभी एक बच्चा और दो उस बच्चे से थोड़े बड़े लड़के और लड़की सीधा हवा से उतरे। ये देखकर मोक्ष के और संजय जी के लोग हैरान हो गए। ये कौन है, ये तीनों बच्चे ही है या कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन है? मोक्ष के जर्मनी के लोग संजय जी के साथ रहते थे। वो इंडिया नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि उनकी लेडी बॉस रॉबर्ट भी बना सकती है। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि उनकी लेडी बॉस एक ब्रिलियंट डॉक्टर ईशा है। पर ईशानी के सभी लोग जानते थे कि उनकी बॉस कितनी केपेबल है। कुछ लोग डैनी को भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि पहले डैनी हमेशा उनकी बॉस के साथ रहता था और उनकी बॉस को मोम मोम की कर बुलाता था, क्योंकि उनकी बॉस ने डैनी को सबसे एडवांस और पहले बनाया था। और वो सभी स्मार्ट फीचर्स उनके अंदर थे जो एक रियल ह्यूमन में होना चाहिए। जैसे ही डैनी ने स्टीफन को देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसकी मोम गुस्से में थी और उदास थी तो उसे भी बुरा लग रहा था। तुम कर क्या रहे थे? मेरे डैडी का लोकेशन यही शो कर रहा है। तो तुम लोग अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्या तुम लोग कामचोर हो गए हो? उन तीनों रॉबर्ट में से सबने एरिया को स्कैन किया। वहीं संजय जी थोड़ा हैरान थे, ये इतना बड़ा बच्चा कौन है? तभी उन्हें याद आया मोक्ष ने उन्हें एक बार डैनी के बारे में बताया था, जो एक छोटा रॉबर्ट है जिसे उनकी बहू ने बनाया था, जो ईशानी को मोम और मोक्ष को डैड कहता था। तो ये बच्चा नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोट है। बड़े बॉस, ये हमारे बॉस की इतने बड़े बेटे कहाँ से आ गए? उनका तो एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी है ना। संजय जी सिर हिलाकर बोले, ये कोई इंसान नहीं बल्कि सब एडवांस रॉबर्ट है। वहीं स्टीफन अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। सॉरी बॉस, मिस्टर राजवंश, आपके पति कब इस आइलैंड में आ गए और हमें पता नहीं चला, और जब तक हम सब आए तब यहाँ ब्लास्ट हो चुका था। अच्छा, तो क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम अपना सिर रेडी रखना? बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारी प्यारी और अच्छी बॉस होना। आप थोड़ा रैनी के बारे में तो सोच कर देखिए, वो आपसे कितना प्यार करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप कैसे उसे जवाब देंगी? वहीं संजय जी की होंठों पर स्माइल आ गई। भला उनका शेर बेटा कोई शेरनी ही चुनेगा ना। और उनकी बहू सच में एक शेरनी थी, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा बहुत डोमिनेटिंग था। वहीं मोक्ष के आदमी भी अपनी लेडी बॉस की बातें सुन मार हैरान थे। क्या तुम रैनी के नाम से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसके लिए एक दूसरा पति ढूंढ दूंगा, ये कैसा रहेगा? नहीं नहीं बॉस, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मेरी जान है। आपने ही तो हम दोनों की शादी करवाई थी और अब आप खुद ही तोड़ना चाहती हो। स्टीफन की नाटक देखकर ईशानी ने सिर हिला दिया। उसे पता था कि इसमें स्टीफन की कोई गलती नहीं थी। वो डैनी को देखकर बोली, डैनी, माइक्रोबोट्स को पूरे आइलैंड पर फैला दो। इस आइलैंड का हर कोना मुझे मेरी स्क्रीन पर चाहिए। ये आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था, यहाँ घना जंगल भी था, जहाँ कई जनजाति रहते होंगे और जानवर भी। इसलिए कोई भी ज्यादा अंदर नहीं जा पाया था। सबने बस 10 किलोमीटर कवर किया था। यहाँ सिर्फ चलते हुए ही जा सकते थे, इसलिए ढूंढने में लेट हो रहा था। और ईशानी अब और देर नहीं करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द अपने हब्बी को सही सलामत देखना चाहती थी। ओके मोम, इतना के कर डैनी ने अपने हाथ से बॉटम प्रेस किया, तो एक हाथ की इशारे से छोटे छोटे माइक्रो रॉबर्ट बाहर आ गए। बाकी दोनों ने भी यही किया। उनके हाथ में उन माइक्रो रॉबर्ट्स का कंट्रोल था। हजारों माइक्रोबोट्स किसी छोटे मधुमक्खी की तरह निकले और चारों तरफ फैल गए। ये देखकर सब हैरान हो गए। तभी संजय जी, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, वो ईशानी के पास आ गए। अब जाकर ईशानी ने उन्हें नोटिस किया। अब तक उसने ठीक से उन्हें नहीं देखा था। संजय जी ईशानी के पास आए और उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, मोक्ष बेटा मिल जाएगा। ईशानी कंफ्यूज हो गई, पर उसे ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगा। वहीं संजय जी के होश आया कि वो क्या कर रहे थे। ईशानी उन्हें जानती नहीं है। भले ही वो ईशानी को जानते हैं, पर मोक्ष ने तो ईशानी को उनके बारे में कुछ नहीं बताया होगा। तो ऐसे अचानक और वो उसके सिर पर हाथ रखेंगे तो शायद उसे अच्छा ना लगे। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से उसके सिर से अपना हाथ हटा दिया और बोले, बेटा तुम मुझे नहीं जानती हो है ना? ईशानी ने उन्हें अच्छे से देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वो जितना उन्हें करीब से देख रही थी, उतना ही उसे ये इंसान जैकी डे से लग रहे थे। उसे विश्वास नहीं था कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है।
दोनों की आंखें को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स लगभग सेम है। अगर जैकी जॉनसन का बेटा नहीं है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जैकी सामने खड़े इंसान का बेटा हो? उसे इस बारे में पता करना था पहले। संजय जी हंसते हुए बोले, मोक्ष को ही तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहिए। पहले मोक्ष को ढूंढ लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे बेटा। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी तक माइक्रोबोट्स हवा से भी स्पीड से आगे जा रहे थे और नीचे स्कैन कर रहे थे। ईशानी उनकी सिस्टम पर लगे मिनी कैमरा से सभी एरिया को देख रही थी। डैनी और बाकी दोनों एडवांस रॉबोट भी अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर बाद ईशानी को स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। ये एक जनजाति का कबीला था। वहां पर उसे मोक्ष का कोर्ट दिखाई दे रहा था। तभी वो डैनी से कनेक्ट करके बोली, रॉबर्ट को कंट्रोल करो, उसे नीचे जाकर जूम करने को बोलो और बाकी सभी माइक्रोबोट्स को कंट्रोल करके इस लोकेशन पर भेजो। ईशानी ने गहरी सांस लिया। ये जगह यहां से 16 किलोमीटर दूर शो हो रहा है। रुकिए मोम, मैं आपको ले चलता हूं, डैनी बोला और ईशानी को लेकर हवा में चला गया। बाकी सब तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या ये रॉबर्ट किसी को लेकर हवा में भी उड़ सकता है? अगर सबके पास एक एक ऐसा रॉबर्ट हो तो कितना अच्छा रहेगा। फ्लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ऐसे ही वो तुम्हें हवा में उड़ा कर ले जाएगा। संजय जी बोले, मैं घर जाकर अपनी बहू से ऐसे एक दो रॉबर्ट मांग लूंगा, ये अच्छा रहेगा। फिर वो सब भी उस लोकेशन की तरफ बढ़ गए। ईशानी और डैनी कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गए थे। वहां पर कुछ जंगली जानवर भी थे। ईशानी को जानवरों से बात करना और कंट्रोल करना अच्छे से आता था। उसने वहां पर ज्यादातर जानवरों को आंखों से ही हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लिया, ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं ये सब जानवर उन पर अटैक ना कर दे। फिर वो आगे बढ़ गई। उसने मोक्ष के कोट को उठा लिया जिस पर खून की दाग लगा हुआ था। ईशानी ने उस कोट को गले लगा लिया। पता नहीं था कि ये खुद मोक्ष की होगी या दुश्मनों की। कोट सूख गया था और अंदर की तरफ अभी भी थोड़ा भीगा था। ईशानी आगे चली गई। थोड़े आगे जाने के बाद वो बीच में रुक गई और नीचे झुक गई। तभी एक एरो उसके ऊपर से गुजर गया। ये देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। डैनी और बाकी दो रॉबर्ट्स ईशानी के पास आ गए। ईशानी समझ गई थी कि ये एडवासियों का इलाका है। तभी कई सारे तीर उनकी तरफ चलने लगे, पर एक भी तीर ईशानी के पास नहीं आ पा रहा था। तीर उसके पास आता उससे पहले ही डैनी बाकी दोनों रॉबर्ट उसे हटा रहे थे। भला उस तीर से उन्हें खरोच भी कैसे आ सकता था? ये देखकर सभी आदिवासी हैरान रह गए। वो सब जल्दी से सामने आ गए और उन चारों इंसानों को घूरने लगे। साथ में बच्चों को देखकर वो अब और तीर नहीं चला रहे थे। फिर वो उन चारों को देखकर कुछ अजीब सी भाषा में बात करने लगे। ईशानी को अब थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा समझ आ रहा था। उसने पहले ये लैंग्वेज सीखा था जब वो जंगल के बीच अपनी बेस बना रही थी। ईशानी भी आगे बढ़ी। ये देखकर वो सब सतर्क हो गए और उसकी तरफ तीर चलाने के लिए रेडी थे। तभी ईश्वनी ने धीरे से उनकी भाषा में बोला, देखिए हम यहाँ आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। उसकी भाषा सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। ईशानी ने मोक्ष का कोट दिखाया और बोला, मेरे पति घायल होकर यहाँ आ गए थे, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर वो सब शांत हो गए। उनमें से एक लड़का आगे आकर आदिवासी भाषा में बोला, कल हमारे काबिले वालों को एक आदमी मिला था, उसके साथ एक लड़का भी था जो ठीक था। जो थोड़ा घायल था वो लोग उसे अंदर काबिले में ले गए थे। वो लड़का भी अंदर है, उसे बांध कर रखा गया है। अब ये सुनकर ईशानी को थोड़ी राहत मिली। ईशानी उनके साथ चली गई। डैनी भी उनके साथ ही चला गया। बाकी दोनों को ईशानी ने वहीं रहने को बोल दिया ताकि पीछे जो लोग बाद में आए ये दोनों उनकी मदद कर सके। थोड़ी देर में ईशानी और डैनी काबिले में पहुंच गए थे। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बोस आप आ गई बोस, मुझे बचाए, मैं वहां पेड़ से बंधा खुद पेड़ बन गया हूं। ईशानी ने आवाज की दिशा में देखा तो एक लड़के को पैड में बांध कर रखा गया था। उस लड़के का मुंह फूला हुआ था। ठीक से देखने पर ईशानी पहचान गई कि ये किशन है। ये भी जैकी के साथ पहले एक आश्रम में था। जैकी को फॉलो करके उसने भी ईशानी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था और 2 सालों से वो यहीं जर्मनी में रह रहा था ताकि वो एक जर्मन लड़की को पटाकर यहाँ सेटल हो सके। किशन रोते हुए बोला, बोस इन लोगों ने कल से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऊपर से ये लोग आपके पति हमारे बिग बॉस को भी अंदर ले गए हैं। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे बॉस से मिलना है, पर कोई भी मेरे बात नहीं सुन रहा है। यहाँ मच्छर ने मेरा सारा खून चूस लिया है। मोक्ष और ईशानी की घर वापसी। संजय जी को देख सब हैरान। ये भी जैकी के साथ पहले एक आश्रम में था। जैकी को फॉलो करके उसने भी ईशानी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था और 2 सालों से वो यहीं जर्मनी में रह रहा था ताकि वो एक जर्मन लड़की को पटाकर यहाँ सेटल हो सके। किशन रोते हुए बोला, बोस इन लोगों ने कल से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऊपर से ये लोग आपके पति हमारे बिग बॉस को भी अंदर ले गए हैं। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे बॉस से मिलना है, पर कोई भी मेरे बात नहीं सुन रहा है। यहाँ मच्छर ने मेरा सारा खून चूस लिया है। अब आगे मुझे यहाँ से बचाए बॉस। उसे देखकर ईशानी ने ना में सिर हिला दिया और उन एडवासी लोगों को उनकी लैंग्वेज में बोली, ये हमारे ही साथ हैं, इन्हें छोड़ दीजिए।
उसकी बात सुनकर उन लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया और किशन को खोल दिया। तो किशन जमीन पर गिर पड़ा। एक जगह कल से वो खड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ने काम ही करना बंद कर दिया हो। वो जल्दी से लड़खड़ा कर खड़ा हुआ और अपनी बॉस के पास भागा। बॉस, आपको मेरा बदला लेना होगा। इन लोगों ने मुझे कल से पेड़ बनाकर रखा है। कुछ दिन और होता तो मैं भी मिट्टी में जड़ लगाना शुरू कर देता। मच्छरों ने मेरा बुरा हाल कर रखा। शट अप, तुम मोम के सामने क्यों रो रहे हो? बस मच्छर ने ही तो काटा है, सांप या डायनासोर ने तो नहीं काटा है ना तुम्हें, डैनी चिढ़ते हुए बोला। तो किशन एकदम से चुप हो गया और गुस्से से डैनी को घूरने लगा। पर वो डैनी को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे पता था ये बच्चा जैसा दिखने वाला रॉबर्ट कितना पावरफुल और खतरनाक है। अगर उसने करंट का एक स्ट्रोक झटका दिया तो वो यही मर जाएगा। ईशानी उन लोगों के साथ अंदर चली गई। अंदर मोक्ष को रखा गया था। मोक्ष को भी एहसास हो गया था कि उसकी बीवी यहाँ है। उसकी धड़कन उसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। मोक्ष एक लकड़ी की बेड पर बैठा हुआ था। वो चाहता तो इन सबको एक चुटकी में मारकर यहां से चला जाता, पर वो इन सब निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने तलवार को नहीं निकाला था और यहां रह गया। ये लोग वर्षों से जंगल में रहे थे। बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था। अगर वो किसी बाहरी लोगों को यहाँ पाते हैं तो ये तो सतर्क हो जाएंगे ना। वो खुद रात को यहाँ से जाने वाला था। मोक्ष को देखते ही ईशानी उसके गले लग गई। मोक्ष ने भी अपनी बीवी को कसकर गले लगा लिया। उसे अब जाकर सुकून मिल रहा था। उन दोनों को गले मिलते हुए देखकर बाकी सब पीछे मुड़ गए। डैनी ने किशन की मुंह को दूसरी तरफ कर दिया। ईशानी ने उन सभी आदिवासियों को धन्यवाद दिया कि उन लोगों ने उसके पति को कुछ नहीं किया, उसे यहाँ रखा, क्योंकि उसे पता था कुछ जनजाति ऐसी भी थी जो सीधा मार डालते थे। भले ही उसके पति को ये लोग छू भी नहीं पाते, पर गिर भी उन लोगों ने मोक्ष और किशन को कुछ नहीं किया था। पर किशन बेचारा बार बार जिद करने लगा था कि बॉस इन सबसे उसका बदला ले, क्योंकि उन लोगों ने उसे कल से पेड़ से बांध कर रखा था। शुक्र मनाओ कि इन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा, इतने में ही खुश हो जाओ। शायद तुम अगले जन्म में जब आदिवासी बन जाओ तो इनसे बदला ले सको, डैनी ने मुंह मोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर किशन का मुंह बन गया। अब तक बाकी सब भी उस जगह पहुंच गए थे जहां दोनों रॉबर्ट थे। थोड़ी देर में ईशानी और मोक्ष किशन और डैनी को कबीले वाले उस जगह तक छोड़ने आए। मोक्ष को कल चोट लगी थी, पर ज्यादा नहीं। मोक्ष को देखकर संजय जी ने खुशी से राहत की सांस ली। उन्होंने मोक्ष को गले से लगा लिया और वो सब वहां से निकल गए। जब वो बेस पर पहुंचे, ईशानी मोक्ष को रूम में ले गई और घूरने लगी। ये देखकर मोक्ष ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। क्या हुआ बीबी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? ईशानी मोक्ष के साथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। इससे आपको क्या आपको नहीं पता कि आपके बारे में अफवाह सुनकर आपकी बीबी और बच्चों का क्या होगा? आपने अपना वॉच क्यों डीएक्टिवेट कर रखा है? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसकी गाल पर प्यार से किस किया और बोला, गुस्सा मत जो बीबी, ये मेरी गलती नहीं है। ब्लास्ट की वजह से वॉच थोड़ा सा डैमेज हो गया है। मोक्ष के आगे ही ईशानी ऐस बड़ी ही गुस्सा दिखाती थी। मोक्ष ने ईशानी की होंठों को अपने होंठों से कैप्चर कर लिया। दोनों आज पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। 20 मिनट बाद जाकर मोक्ष ने ईशानी को छोड़ा। बीबी, क्या हम यहाँ रोमांस करें? ईशानी ने मोक्ष को घूर कर देखा और बोली, आप जख्मी हैं फिर भी आपको रोमांस करना है। तभी ईशानी की फोन रिंग होने लगा। कॉल मोम का आ रहा था तो ईशानी ने रिसीव कर लिया। राजवंश विला में सब हॉल में परेशान होकर बैठे थे। वो सुबह से कुछ बार ईशानी की कॉल ट्राई कर चुके थे। उन्हें अपनी दोनों बच्चों के लिए चिंता हो रही थी। ईशानी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि उसके और मोक्ष के लोग इस वक्त मून को ढूंढ रहे हैं। वहीं दोनों बच्चे भी अपनी मोम और डैडी को ढूंढते हुए रो रहे थे। जैसे ही ईशानी ने कॉल पिक किया, कल्पना जी परेशान होकर बोली, ईशानी बेटा कहाँ हो तुम? हमें तुम दोनों की चिंता हो रही है। क्या मोक्ष मिल गया है? कल्पना जी ने स्पीकर पर फोन रख दिया। बाकी सब भी उनकी बातें सुनने लगे। तभी उधर से मोक्ष की आवाज आई, मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब हमारी चिंता मत कीजिए और बीबी कल तक आ जाएंगे। ईशानी की फोन से मोक्ष की आवाज सुनकर सब हैरान और खुश हो गए। ईशानी मोक्ष के पास है, मतलब उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और ईशानी ने मोक्ष को ढूंढ लिया है। सबकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। मोक्ष बेटा तुम ठीक हो? तुम ईशानी के साथ हो? कनक जी रोते हुए बोली। हाँ दादी माँ, अब भी ठीक है। ईशानी की आवाज आई तो सबने राहत की सांस ली। अखिलेश जी बोले, अब जब तुम दोनों साथ ही तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा। दक्ष और नव्या भी खुश थे और उन्हें जल्दी आने को बोल रहे थे। मेहिका भी खुद थी कि उसकी टीचर और मोक्ष भाई ठीक है। यहाँ रहते हुए उसने मोक्ष को भाई मान लिया था। तभी दोनों बच्चे अपनी डैडी और मोम की आवाज सुनकर रोते हुए उन्हें बुलाने लगे। उनकी रोटी हुई आवाज सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों परेशान हो गए। दोनों रुद्रांश और रुद्रांशी से बात करने लगे। बच्चे धीरे धीरे शांत होने लगे। कल्पना जी ने ईशानी को बता दिया कि कैसे आज जब बच्चों ने न्यूज में मोक्ष की बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज को देखा, दोनों ने अपनी डैडी को पहचान लिया और तब से रो रहे हैं।
वहीं ईशानी को मोक्ष के गोद में बैठी थी, उसने मोक्ष को देखा जो कोना जी की बात सुनकर दांत पीस रहा था। थोड़ी देर और बच्चों से बात करके दोनों ने फोन रख दिया। बहुत बड़ी गलती कर दिया उन लोगों ने, उन सब की मौत होगी, वो भी भयानक तरीके से। वो बहुत गुस्से में था। अगर ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोग न्यूज नहीं फैलाते और ब्लास्ट की वीडियो मीडिया में नहीं देते तो उसके बच्चे इतना रोते नहीं। हमें जल्दी लौटना चाहिए। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चों के मन में डर बैठ जाए कि हम हमेशा उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अभी वो 1 साल के भी नहीं हुए हैं, हमारे बिना रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया तो ईशानी बोली, तो क्या दोनों शिकार पर चले? मोक्ष ने स्माइल किया और उसे चूमने लगा। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के गले लगे रहे। एक दिन में उन लोगों ने ब्लैक अंडरवर्ल्ड के बाकी की बेस को बर्बाद कर दिया। बस कुछ लोग जो बिखरे हुए थे वो अभी भी बचे हुए थे, पर अभी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों को, छोटी लड़कियों को उठाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना बंद होने वाला था। जिन छोटी लड़कियों को किडनैप करके बेचा जाने वाला था उन्हें भी रेस्क्यू किया गया था। एक दिन बाद सब कुछ क्लियर हो गया था। ईशानी की आइडेंटिटी की वजह से गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया था। ईशानी और मोक्ष अगले दिन रात को जेट में बैठ गए। उनके साथ संजय जी भी जा रहे थे। उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी कि वो कैसे सबको फेस करेंगे। वहीं किशन भी उनके साथ था। वो अब इंडिया की लड़की को पटाने की प्लानिंग कर रहा था। अगर उसकी प्लानिंग डैनी को पता चलता तो वो जरूर उसका मजाक उड़ाता। सुबह का वक्त, राजवंश मेंशन, सब हॉल में बैठे हुए थे। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मोक्ष और ईशानी की आने का इंतजार कर रहे थे। मोक्ष ने कहा था कि वो उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। बच्चों को भी पता था कि उनकी मोम और डैडी दोनों आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों भी बार बार मेन गेट की तरफ देख रहे थे। मोम, आपको क्या लगता है भाई और भाभी क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं? नव्या अपनी मोम और बाकी सबको देखकर पूछा। तो सबने सिर हिला दिया, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मोक्ष और ईशानी उनके लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। दादाजी बोले, सब इंतजार करो, जब वो आएंगे तब खुद ही देख लेना। तभी बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज आने लगा। सब खड़े हो गए और कल्पना जी ने जल्दी से पूजा थाली मंगवाया। वो दोनों की आरती करना चाहती थी। सब डोर के पास जाकर खड़े हो गए। नव्या और दक्ष ने रुद्रांश और रुद्रांशी को अपने गोद में ले रखा था। दोनों एक्साइटेड होकर अपनी मोम और डैडी की इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें मोक्ष और ईशानी दिखाई दिए जो अंदर आ रहे थे। सब खुश हो गए। जैसे ही वो दोनों अंदर आने वाले थे, कल्पना जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुको, मुझे पहले तुम दोनों की आरती करनी है। दोनों रुक गए। कल्पना जी ने मोक्ष और ईशानी की आरती उतारी। वहीं उनके पीछे संजय जी थे जिनकी आंखों में आंसू थे। मोक्ष बोला, मोम, डैड, दादी माँ, दादाजी, क्या आप अपनी सरप्राइज नहीं देखना चाहते हो? सबने मोक्ष और ईशानी को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। तो मोक्ष और ईशानी दोनों साइड हट गए। तो पीछे सबने संजय जी को देखा जो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े उन्हें देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहे हैं। मोम, डैडम, क्या आप मुझे, आपने संजय को पहचान नहीं पा रहे हो? और अखिलेश भाई, क्या आप भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? संजय जी की बातों से सब होश में आए। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे।